हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल नाइक क्लासेस में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने हेलोएरिन बनाने की विधियां पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे हेलोएरिन के रासायनिक गुण। देखिए, हेलोएरिन के रासायनिक गुण। हेलोएरिन के रासायनिक गुण दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हेलोएरिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के द्वारा प्रदर्शित की जाते हैं, और ये चार प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। और एक होता है हेलोएरिन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, पहले हम नाभिक स्नेही की बात करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन करेंगे। देखिए, नाभिक स्नेही वो होता है जब हम हेलोएरिन की अभिक्रिया किसी ऐसे पदार्थ के साथ कराते हैं जो हेलोएरिन से हेलोजन को प्रतिस्थापित कर दे, हेलोजन को हटा दे, तो ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है हेलोएरिन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आइए, हमने एक एग्जाम्पल भी लिखा है। देखिए, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर में 380 एम दाब पर कराने से फिनोल प्राप्त होता है। यह एक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। वो कैसे? क्योंकि इस अभिक्रिया में हेलोएरिन से हेलोजन को हटा के OH जोड़ा गया है, जो कि एक नाभिक रागी यौगिक है या नाभिक स्नेही यौगिक है। अब हम इसको मैकेनिज्म के द्वारा लिखेंगे। मैकेनिज्म कैसे? ये देखिए, ये बनाया हमने बेंजीन, ये क्लोरीन प्लस NaOH। हम लोगों को पता है कि सबसे पहले आयनिक बॉन्ड ब्रेक होता है, तो यहाँ हमें दिख रहा है आयनिक आबंध, क्योंकि सोडियम है, सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है, और जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो आयनिक आबंध बनता है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है, और ये सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि इसकी पावर कम है, ये पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। अब अगर एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो एक बॉन्ड हमें यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा। अब हम यहाँ का बॉन्ड ब्रेक करेंगे। यहाँ का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ क्या है। यहाँ पे होता है कार्बन, ये है क्लोरीन। क्लोरीन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेगा, देन ये माइनस और ये कार्बन पॉजिटिव। अब कार्बन पॉजिटिव के साथ कौन जुड़ेगा? नेगेटिव। नेगेटिव किसके पास है? OH के पास। तो OH नेगेटिव, ये वाला OH नेगेटिव इस कार्बन पॉजिटिव के साथ जोड़ा गया। अब बचा गया सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव, देन प्लस NaCl, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट, ये 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमोस्फियर प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, इस तरीके से हम इस अभिक्रिया को करते हैं, और इस अभिक्रिया की परिभाषा ऐसे लिखी जाती है। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन व 300 एटम दाब पर कराने से फिनोल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को नाभिक स्नेही अभिक्रिया कहा जाता है। इस तरीके से इसकी परिभाषा लिखनी है। देखिए, परिभाषा एकदम सिंपल कार्य है, आप यहां से देख करके लिख सकते हैं। चाहिए तो मैं एक बार और बोल देता हूं। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन व 300 एटम दाब पर कराने से फिनोल प्राप्त होता है। पिछले सभी रिएक्शंस में मैंने परिभाषा लिखवाई है, अब की इन रिएक्शंस में मैं परिभाषा नहीं लिखूंगा। इससे आपका भी टाइम बचेगा, हमारा भी टाइम बचेगा। आप खुद से परिभाषा लिखोगे तो आप जल्दी एक्सपर्ट हो जाओगे परिभाषा लिखने में। अच्छा लगेगा आपको, परिभाषा लिखोगे तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, हम आपको सिर्फ नाम बताएंगे और परिभाषा आपको अपने आप से लिखनी है। स्क्रीनशॉट लीजिए। ये दूसरी अभिक्रिया हम लोगों ने लिखी है यहाँ पे। पहली अभिक्रिया तो आप लोगों ने लिख ली, स्क्रीनशॉट ले लिया, उसकी परिभाषा अपने आप से लिख लीजिए। अब हमने लिखी है दूसरी रिएक्शन। इस दूसरी रिएक्शन में क्या है? क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जैसे पहले था बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, बस अब की बात चेंज क्या हुआ, ऐसा चेंज हुआ कि पैरा कार्बन पर ये 1 2 3 4 चौथे कार्बन पर NO2 ये आ गया। ठीक है, अब हम NO2 की मात्रा बढ़ाते जाएंगे और ये देखेंगे कि ये OH माइनस जो है वो अटैक किस पे करता है। अगर क्लोरीन की जगह पे हम NO2 भी इसके साथ रखें तो ये क्या क्लोरीन पर ही अटैक करेगा या फिर NO2 पर भी अटैक करेगा? तो देखिए, नाभिक रागी प्रतिस्थापित जो होता है, जो पदार्थ होते हैं, रिएजेंट्स होते हैं, वो केवल और केवल हेलोजन को प्रतिस्थापित करते हैं, किसी दूसरी चीज को नहीं। ठीक है, तो ये NO2 को कुछ नहीं कहेगा, ये केवल और केवल क्लोरीन को हटाएगा। ठीक है,
तो इसका नाम है 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। 1 क्लोरो इसलिए लगाया गया है क्योंकि आईयूपीएसी नेम लिखते टाइम टेबल में सबसे पहले हेलोजन का नाम लिखा जाता है और जहां से हेलोजन नजदीक पड़ता है वहीं से काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पहले कार्बन पे क्लोरो 1 2 3 4 4 पे नाइट्रो, ठीक है। तो 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 443 केल्विन ताप पर कराने से 4 नाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है। इसका नाम है 4 नाइट्रोफिनोल, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो हमने इस स्ट्रक्चर को यहाँ लिखा है, हमें पता है कि यहाँ से आयनिक आबंध पहले ब्रेक होगा तो ये माइनस ये प्लस। अब इसके बाद यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होना है, ये माइनस क्लोरीन और ये कार्बन पॉजिटिव के साथ OH माइनस जुड़ेगा, ठीक है। और Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ, तो ये NaCl के रूप में बाहर है, ठीक है। इस तरीके से अभिक्रिया होनी है। परिभाषा एकदम सिंपल है लिखना इसका। क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 443 केल्विन ताप पर कराने से 4 नाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है। ये इसकी परिभाषा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अभिक्रिया नंबर 3 कर दी है। इस अभिक्रिया में क्या हुआ? इस अभिक्रिया में एक NO2 की और वृद्धि की गई है। NO2 पहले चौथे कार्बन पे जोड़ा गया था पिछली रिएक्शन में, अब की बार दूसरे पे भी जोड़ दिया गया। तो अब की बार 2 NO2 है और क्लोरीन जो है वो पहले कार्बन पे जैसे पहले था वैसे का वैसे। तो यहाँ 1 क्लोरो इसका नाम बनता है 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। 2,4 डाइनाइट्रो क्योंकि दोनों के दोनों NO2 सेम है, एक दूसरे पर है, एक चौथे पर है, तो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे कि 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 368 केल्विन ताप की उपस्थिति में कराने पर 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है। ये इसकी परिभाषा है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म NO2 Cl हमने एज इट इज जोड़ रखा है, हमें पता है आयनिक आबंध ब्रेक होगा, आयनिक आबंध बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये ऑक्सीजन माइनस सोडियम पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि ये OH माइनस NO2 को नहीं डिस्टर्ब करता है, ये केवल और केवल हेलोजन को हटाता है। तो हेलोजन हटाने के लिए हेलोजन है कहाँ? जहाँ हेलोजन है वहीं का बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस ये प्लस, प्लस के ऊपर जुड़ेगा OH माइनस और Na प्लस के साथ जुड़ेगा Cl, तो NaCl बाहर। बाकी NO2 दूसरे कार्बन पे और चौथे कार्बन पे जैसा था वैसे का वैसे, ठीक है। परिभाषा एकदम सिंपल है, बस हमें इनके नाम पता होना चाहिए। इसका नाम ये है, इसका नाम हमें पता ही है, पिछले रिएक्शन में भी लिखा हुआ था सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आगे इसका नाम मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर परिभाषा बनेगी 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 368 केल्विन ताप पर कराने से 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। लीजिए हमने अभिक्रिया नंबर 4 भी कर दिया है। अभिक्रिया 4 में क्या होगा? पहले अभिक्रिया में 2 नाइट्रो ग्रुप थे, NO2 2 जगह था, अब की बार एक तीसरी जगह पे भी ले दिया हमने, ठीक है। तो अब की बार 3 नाइट्रो ग्रुप है और क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया दोबारा से कराई जाएगी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इसका नाम है 1 क्लोरो 2,4 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। 1 पे क्लोरो, दूसरे पे तीसरा खा लिया, चौथा पांचवा छठा, 2,4 6 तीन जगह पे 3 अलग अलग जगहों पे NO2 जुड़ा है जिसे नाइट्रो ग्रुप को बोला गया। तीनों सेम है इसलिए यहाँ लिखा गया ट्राई। तो 1 क्लोरो 2,4 ट्राई नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर, ठीक है, 2,4 ट्राई नाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है। 1 2 3 ये 3 नाइट्रो ग्रुप है और एक दूसरे पर है, एक चौथे पर और एक छठे पर है। तो 2,4 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जब बेंजीन के ऊपर OH जुड़ता है तो उसको फिनोल बोलते हैं। अब मैकेनिज्म लिखेंगे। मैकेनिज्म कैसे? इसकी स्ट्रक्चर यहाँ खोल के लिखी, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा, इसको गर्म किया, हमें पता है गर्म करने से पहले आयनिक आबंध बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये माइनस ये प्लस। अब जब यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से भी एक बॉन्ड ब्रेक होगा। NO2 को तो ये OH हटा नहीं सकता, किसको हटा सकता है? क्लोरीन को, तो क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होगा। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तो ये कमजोर है, वो प्रबल है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने वाला नेगेटिव, देने वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव पे जुड़ेगा OH माइनस, तो ये हमने जोड़ दिया। अब Cl माइनस किसके साथ जुड़ेगा? Na पॉजिटिव के साथ, तो NaCl बाहर, ठीक है। परिभाषा 1 क्लोरो 2,4
ट्राई नाइट्रो बेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं हम लोग हैलोएरिन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए हैलोएरिन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें हैलोएरिन से हैलोजन नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, ये जो भी अभिकर्मक हम अभिक्रिया में यूज करेंगे वे सारे के सारे अभिकर्मक सिर्फ और सिर्फ बेंजीन के साथ अभिक्रिया करेंगे। ये हैलोएरिन में से हैलोजन को नहीं हटा सकते, या यूं कह लीजिए हैलोजन के साथ अभिक्रिया न कर करके बेंजीन के साथ अभिक्रिया करेंगे। हैलोएरिन के साथ हैलोजन के साथ नहीं करेंगे, केवल और केवल बेंजीन के परमाणुओं के साथ अभिक्रिया करेंगे। देखिए तो इसके बारे में यहाँ लिखा गया है, जैसे यहाँ लिखा गया वैसे जो हमने बताया वही लिखा गया। यह अभिक्रिया हैलोएरिन के साथ होती है तथा जो अभिकर्मक हैलोएरिन से क्रिया करता है बेंजीन अनुनाद के कारण उस अभिकर्मक को जोड़ने के लिए ऑर्थो तथा पैरा स्थितियां निर्दिष्ट कराता है तथा दो यौगिक बनते हैं जो एक दूसरे के समावयवी होते हैं। ठीक है, दो यौगिक बनते हैं जो एक दूसरे के समावयवी होते हैं। समावयवी का मतलब होता है एक जैसे होते हैं। ठीक है, इनमें पहला ऑर्थो जो कि अल्प समय के लिए बनता है तथा दूसरा पैरा जो कि मुख्य उत्पाद होता है और लंबे समय के लिए बनता है। जैसे सबसे पहली अभिक्रिया है, ये कई प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, तो सबसे पहली अभिक्रिया है नाइट्रिकरण। ये जो हमने परिभाषा लिखी है, ये अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है तब हम इस परिभाषा को लिखें। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसका एक एग्जाम्पल देना है। इसके एक एग्जाम्पल को हमने लिखा है नाइट्रिकरण। ठीक है, उदाहरण कह लीजिए नाइट्रिकरण कैसे होता है। नाइट्रिकरण होता है क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर ऑर्थो नाइट्रो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन तथा 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, मैं इसके यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। इसका नाम क्लोरो बेंजीन, इसका नाम हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल ऊपर लिखा है यहाँ पे हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल, और इसका तो सबको पता ही है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसका नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका नाम है 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, और ये इसका नाम बनता है 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। अब हम लोग देखते हैं कि ये अभिक्रिया हुई कैसे। देखिए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार। ये बना क्लोरोबेंजीन। हमें पता है बेंजीन के प्रत्येक कोने पर क्या होता है, एक एक कार्बन और एक एक हाइड्रोजन। हम यहाँ पहले इस ऑर्थो कार्बन की बात कर लेते हैं। ठीक है, बेंजीन के 4 कोने होते हैं, 6 कोने होते हैं, सॉरी 4 नहीं 6 कोने होते हैं। यहाँ पे होता है पैरा, यहाँ पे होता है ऑर्थो और यहाँ पे होता है मेटा। ये इन कॉर्नर्स को नाम दिए गए। पहले कॉर्नर को नाम दिया गया पैरा, दूसरे को नाम दिया गया ऑर्थो, तीसरे को नाम दिया गया मेटा। ठीक है, अब इसी के बिल्कुल जैसा हमने देखा वैसा का वैसे करेंगे। पैरा के सामने पैरा होता है यहाँ पे। ठीक है, मेटा के सामने मेटा होता है यहाँ पे, और ये ऑर्थो के सामने इस तरफ ऑर्थो होता है। ठीक है, पैरा ऑर्थो मेटा, फिर से पैरा, फिर से ऑर्थो, फिर से मेटा। आ गई बात समझ में, ऐसे होता है। ठीक है, पैरा ऑर्थो मेटा, पैरा ऑर्थो मेटा, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख दूं। इसका भी नाम पैरा, ये ऑर्थो और ये मेटा। अब जो भी अभिकर्मक अभिक्रिया करेगा वो सबसे पहले ऑर्थो कार्बन पे जुड़ेगा। तो मैं अभिकर्मक पदार्थ हमारे पास है हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल। हम हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल की संरचना को लिखते हैं ऐसे HON डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन ऊपर की। इस तरीके से हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल की संरचना होती है। अगर आपकी लिखी हुई है तो ठीक है, नहीं लिखी हुई है तो इसे नोट करके लिख लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है या रिएजेंट है। अब आप चेक कीजिए, यहां से सबसे पहले हटेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन, कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव। हाइड्रोजन पॉजिटिव के साथ कौन जुड़ता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव के साथ जुड़ता है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन अपना एक बॉन्ड ब्रेक करेगा,
कहाँ से, यहाँ से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का। यहाँ पे होते हैं नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन, लास्ट टाइम इसके में 6, तो इसकी पावर ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और ये इलेक्ट्रॉन देगा, देने वाले पे प्लस और लेने वाले पे माइनस, माइनस ओ के साथ जुड़ेगा H, तो ये बनेगा HOH, H2O। दोबारा देख लीजिए, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, दोनों मिलके H2O बनेंगे। अब ये N पॉजिटिव बचा, N पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा, नेगेटिव के साथ, नेगेटिव किसके पास है, इस कार्बन के पास, तो हम यहाँ एरो लगाएंगे भैया, और ये एरो लगाने के पश्चात ये जो यहाँ ये हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन की जगह क्या जोड़ देंगे, नाइट्रोजन, ये लिखा नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, बस ये यहाँ से आ गया सारा का सारा, यहाँ नेगेटिव कार्बन के साथ जोड़ दिया, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या है, चार्ज था पॉजिटिव, पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों को जोड़ा तो ये बना। अब ये पैरा कहाँ से आया भैया, तो पैरा भैया यहाँ से आया, ये जो बेंजीन के अंदर के जो बॉन्ड होते हैं ये घूमते रहते हैं, घूमना मतलब अनुनाद करना, ये इसके अंदर घूमते रहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ये बॉन्ड रिपल्सन करेंगे, इसके अंदर घूमेंगे, वैसे वैसे इन बॉन्ड के साथ साथ ये NO2 ग्रुप भी घूमेगा। ये पहले यहाँ है, इसके बाद ये आएगा मेटा पे, मेटा से ये जाएगा पैरा पे, और पैरा के बाद ये आगे कहीं नहीं जा सकता, ठीक है। ये पहले ऑर्थो पे आते के साथ में कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पे, उसके बाद मेटा पे, और मेटा से सीधा पैरा पे। अब हम मेटा को तो लिखते नहीं, क्योंकि मेटा तो एक बीच का प्रोडक्ट है, मिडिल प्रोडक्ट, मिडिल प्रोडक्ट मतलब बीच में बनने वाला पदार्थ। अब ये यहाँ मेटा पे तो लिखेंगे जाने का, ये घूम के जाएगा, जैसे जैसे ये बॉन्ड घूमेंगे वैसे वैसे NO2, जब बॉन्ड ये यहाँ आएगा तो NO2 भी यहाँ आएगा, जब ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा तो NO2 भी यहाँ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा जाएगा NO2, ठीक। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चर में दिया है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ नीचे लगा दो ऑक्सीजन, ऐसे, ठीक है। प्लस में हमारे क्या निकला, H2O। अब हमें इसकी परिभाषा लिखनी होगी, ठीक है, उदाहरण देख दिया, अब हमें इसकी परिभाषा लिखनी है। परिभाषा क्या है, लिखी जा रही है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है तथा 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है, ठीक है। इस तरीके से इसकी परिभाषा लिखनी, बहुत ही सिंपल है। मैं दोबारा बोल रहा, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है तथा 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। ये होता है अल्प समय के लिए, तो इसके ऊपर लिख देंगे अल्प, अल्प, और ये होता है मुख्य। मुख्य का मतलब है ये ज्यादा देर तक टिकेगा, ठीक है, ये लंबे समय तक चलेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे हेलोएरिन की इलेक्ट्रॉन दागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण कर दिया है। दूसरा उदाहरण है हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण का मतलब है हेलोएरिन में कोई दूसरा हेलोजन जोड़ना, जैसे कि हमने क्लोरीन जोड़ रखा है, अब हम इसमें कोई दूसरा हेलोजन जोड़ना चाहे तो हम यहाँ पे जैसे Br2 डाल लें, Br2 जोड़ना चाहे तो देखें कैसे जोड़ता है। तो ये अभिक्रिया करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कार्बन डाइसल्फाइड या फिर फेरस ट्राइब्रोमाइड, इनमें से कोई एक चीज डाली जा सकती है, तो कार्बन डाइक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, सॉरी कार्बन डाइसल्फाइड डालिए, या फिर आप लोग डाल सकते हैं फेरस ट्राइब्रोमाइड, कोई सी एक चीज का यूज कर सकते हैं, दोनों को नहीं कर सकते, किसी एक का। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया ब्रोमाइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में कराने पर 1 ब्रोमो 2 क्लोरोबेंजीन तथा 1 ब्रोमो 4 क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। अब ये 1 पे ब्रोमो कैसे, देखिए भैया, ब्रोमो बनता है बी से, क्लोरो बनता है सी से, ठीक है। तो अल्फाबेट के हिसाब से जो नाम पहले पड़ेगा, जिसका नाम पहले पड़ेगा एबीसीडी में, ए बी सी डी, जिसका नाम बी से बनता है वो पहले आता है, जिसका नाम सी से बनता है वो बाद में आता है, तो जिसका नाम बी से बनता है वो पहले लिखा जाएगा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, एबीसीडी के अक्षरों के हिसाब से। अब जहां ये बी वाला जुड़ेगा वहीं पे माना जाएगा पहला कार्बन। अब ये यहाँ पर जुड़ा है तो ये पहला कार्बन और ये दूसरा। अब ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है Br, तो ये पहला कार्बन और ये 1 2 3 4 चौथे कार्बन पर, ठीक है, ऐसे। तो इसका मतलब ये है 2 ब्रोमो 1 ब्रोमो 2 क्लोरोबेंजीन, और ये है 1 ब्रोमो 4 क्लोरोबेंजीन, ठीक है।
अब इसका मैकेनिज्म किए देते हैं हम। मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल है, पहले के जैसा ही है, जैसा पहले हुआ था। यहाँ ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन, हम डाल दें इसमें Br, दोनों के दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो किसी एक को हम पॉजिटिव और किसी एक को नेगेटिव कर सकते हैं। ठीक है, हमने मान लिया ये वाला है नेगेटिव ब्रोमाइड और ये वाला है पॉजिटिव ब्रोमाइड। ठीक है, अब एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ तो एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो चेक करेंगे ये एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, इसकी पावर ज्यादा तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने वाला नेगेटिव और देने वाला पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वाला किसके साथ जुड़ेगा? Br माइनस के साथ। ठीक है, तो ये बनेगा HBr। अब क्या बचा ये ब्रोमाइड पॉजिटिव। ब्रोमाइड पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा? नेगेटिव के साथ। नेगेटिव चार्ज कहाँ है? इस वाले कार्बन पर। तो ये जोड़ दिया हमने क्लोरीन और ये Br। ठीक है, अब ब्रोमाइड क्या करेगा? ब्रोमाइड इन अनुनादी संरचना बनेगी बेंजीन की। अनुनादी संरचना का मतलब है ये बॉन्ड रिपल्सन करेंगे, ये घूमेंगे, तो इनके साथ साथ क्लोरोबेंजीन को ये ब्रोमाइड भी क्या करेगा? घूमेगा। जब ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो ब्रोमाइड मेटा पे आ जाएगा, और जब ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आएगा तो ये ब्रोमाइड पैरा पे आ जाएगा। तो ऊपर क्लोरीन और ये यहाँ पर Br। ठीक है, अब हम लोग समझ सकते हैं कि भैया ब्रोमाइड इस आबंधों के साथ साथ घूमकर यहाँ पे आया, या यूं कह सकते हैं कि ब्रोमाइड ये वाला जो यौगिक बना था इसी का समायोगी यौगिक है ये, क्योंकि इतनी ब्रोमाइड इसमें, इसमें इतनी क्लोरीन, इतनी कार्बन सब कुछ इक्वल है, अणुसूत्र समान है दोनों का, लेकिन दोनों में नाम अलग अलग है क्योंकि दोनों में स्थितियां अलग अलग है। ये बनता है अल्प समय के लिए, कुछ समय के लिए, और वो बनता है मुख्य। वो बन गया तो बन गया बस। ठीक है, ऐसे। अब ये आपको समझ में आ गया होगा मैकेनिज्म। मैं आपको डेफिनेशन दोबारा से बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखना आपको अपने आप से ही पड़ेगा, बस हमें नाम पता होना चाहिए तो हम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया ब्रोमाइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में कराने पर 1 ब्रोमो 2 क्लोरोबेंजीन तथा 1 ब्रोमो 4 क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ऐसे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी है हैलोजन की तीसरी अभिक्रिया, या यूं कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉन दान की प्रतिस्थापन अभिक्रिया का तीसरा एग्जाम्पल, जिसका नाम है सल्फोनीकरण। इस अभिक्रिया का नाम है सल्फोनीकरण। इस अभिक्रिया में क्या किया जाता है? क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल तथा 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। देखिए, जब सल्फर कहीं जुड़ता है, सल्फर एक भारी तत्व है और बेंजीन के जिस कार्बन पर भी ये जुड़ जाता है वही कार्बन पहला कार्बन माना जाता है। ठीक है, तो जब ये बेंजीन के यहाँ पहले का इस कार्बन पर जुड़ा है तो ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, और जब ये यहाँ नीचे की तरफ बॉन्ड घूमने के बाद ये सल्फर यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ आएगा, यानी कि पैरा पर आएगा। जब पैरा पे आ जाएगा तो फिर ये इसका नाम पड़ेगा 1 2 3 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। देखिए, 4 क्लोरो तो पहले लिखा जाएगा क्योंकि ये टेबल में सबसे पहले लिखा जाता है, इसलिए हमेशा पहले लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन काउंटिंग जो है वो क्रियात्मक समूह या हैलाइड समूह या फिर कोई जो बड़ा तत्व होता है उसके आधार पर की जाती है। ठीक है, तो इसका नाम 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल है। अब ये सब कुछ हुआ कैसे, आइए हम लोग मैकेनिज्म समझते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना होती है ऐसे, ये ऐसे। अब इसमें क्या होता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ कराई जाएगी तो यहाँ से हमें पता है ऑर्थो कार्बन पे जुड़ेगा सबसे पहले, तो हम ऑर्थो कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं। और बॉन्ड ब्रेक क्या होगा? हाइड्रोजन का, क्योंकि देखिए बेंजीन के अंदर के और ये जो बाहर के बॉन्ड है इनको हम ब्रेक नहीं कर सकते, हम हटा सकते हैं केवल और केवल हाइड्रोजन को या क्लोरीन को। क्लोरीन को हटाना असंभव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दागी प्रतिस्थापन है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे। ये कार्बन के लास्ट सेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने वाले पे आएगा माइनस, देने वाले पे आएगा प्लस। अब ये है हाइड्रोजन पॉजिटिव किसके साथ जुड़ता है? अगर ऑक्सीजन हो अभिक्रिया में तो किसके साथ जुड़ेगा? ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे। अब जोड़ेंगे कैसे? देखिए, ऑक्सीजन का हमें एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के लास्ट सेल में
6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है सल्फर के लास्ट सेल में, क्योंकि सल्फर ने इलेक्ट्रॉन ऊपर उपसहसंयोजी कार्बन बना रखा, ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन दान दे रखे और नीचे उपसहसंयोजी कार्बन बना रखा, तो नीचे भी 2 इलेक्ट्रॉन दान दे रखे हैं भैया। ठीक है, सल्फर एक भारी तत्व है, ये इतने इलेक्ट्रॉन दान दे सकता है। मैंने उपसहसंयोजी कार्बन की परिभाषा लिखवाई थी, आप लोगों ने पढ़ी होगी हमारे वीडियो में, स्टार्टिंग में जो वीडियो थे शायद दूसरे नंबर के वीडियो में, तो वहां पर इस चिन्ह का बताया गया है, इसको बताया गया है कि ये उपसंयोजी कार्बन है। अगर अर्ध तीर होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन का दान, और अगर कंप्लीटली तीर बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉनों का दान। तो फिलहाल सल्फर गरीब है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे दान दे रखे हैं। तो यहाँ पर नेगेटिविटी जो ज्यादा है वो है ऑक्सीजन की, क्योंकि इसके लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और सल्फर के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसमें होगा माइनस और सल्फर पर होगा प्लस। अब ये H पॉजिटिव O के साथ जुड़ेगा तो ये बनेगा HOH, जल बनेगा उनका। बचा क्या, सल्फर। सल्फर पॉजिटिव कार्बन नेगेटिव, चलिए सल्फर इस पर जुड़ जाएगा। देखिए हम लोगों ने ये सल्फर यहां से उठाया, इसको बता दिया, बस ये सल्फर को उठाया यहां से SOOH, तो देखिए SOOH। ठीक है, हमने सल्फर को उठाया यहां से और यहां रख दिया नेगेटिव कार्बन के पास में। ठीक है, अब ये यहां लिखा गया, ये इसके बेंजीन के अंदर ये बॉन्ड रिपल्सन करेंगे, ये घूमेंगे, इनके साथ साथ ये ऑर्थो पे है, ऑर्थो से कहाँ आएगा मेटा पे, मेटा से कहाँ जाएगा पैरा पे। तो मैं यहां लिख देता हूँ सल्फर इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर पहले एक कार्बन पर क्लोरीन और ये बचा हुआ है SO3H, SO3H ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है SO3H, SO3H। इसका नाम है 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और उसका नाम है 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, क्योंकि जहां ये जुड़ेगा वो पहला कार्बन, ये पहला कार्बन तो ये दूसरा कार्बन, 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब जहां ये जुड़ेगा वो पहला कार्बन, ये पहला कार्बन तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा कार्बन, चौथा कार्बन 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए हम लोग कर रहे थे हेलोअरीन के रासायनिक गुण, जिसमें हम पढ़ रहे थे हेलोअरीन की इलेक्ट्रॉन दान प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें अब लास्ट सेक्शन बची हुई है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इससे पहले हमने सल्फोनीकरण किया था, आज हम करने जा रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 प्रकार की होती है। फ्रीडल क्राफ्ट एक वैज्ञानिक का नाम है। वैज्ञानिक फ्रीडल क्राफ्ट भाई साहब ने क्या किया था, हेलोअरीन की अभिक्रिया एक बार इन्होंने मेथिल क्लोराइड के साथ करके देखी और एक बार एसिटिल क्लोराइड के साथ करके देखी। तो फ्रीडल क्राफ्ट की अभिक्रिया 2 अभिक्रिया होती है और फ्रीडल क्राफ्ट की अभिक्रिया इस चैप्टर में भी है। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा एल्कोहल फिनोल वाला, उसमें भी आएगी, उसमें भी और इससे आगे जो एल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर आएगा उसमें भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होगी। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का नाम जब भी आए तो हमें किसी भी प्रोडक्ट के साथ मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया या फिर एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया करनी होती है। आइए देखते हैं, यह है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया यहाँ हमने की है एल्किल हेलोएरीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ। मैंने यहाँ इसका नाम लिखा, ये मेथिल क्लोराइड। फ्रीडल क्राफ्ट के लिए जो सिंबल का यूज किया जाता है वो होता है मेन प्रोडक्ट मेथिल क्लोराइड। ये हर बार बदलता रहेगा, अल्कोहल वाला चैप्टर आएगा तो यहाँ फिनोल होगा, ठीक है, उसके बाद एल्डिहाइड वाला चैप्टर होगा तो यहाँ एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। बस चेंज क्या नहीं होगा, ये CH3 और एक ये प्रोडक्ट COCH3COCl एसिटिल क्लोराइड, यहाँ पे ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, अभी हेलोएरीन वाला चैप्टर है तो यहाँ पे हेलोएरीन दे रखा है हमने। अब हेलोएरीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड यहाँ निर्जलीकरण करता है तो इसीलिए इसे निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड कहा जाता है। निर्जल का मतलब होता है अगर अभिक्रिया में कोई जल के अणु है या वायु से नमी ली गई है तो ये नमी को सोखता है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। इसके बाद जब मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ कराई जाती है तो हमें प्राप्त होता है ऑर्थोक्लोरोटालुइन तथा पैराक्लोरोटालुइन। ऑर्थोक्लोरोटालुइन कैसे, देखिए जब बेंजीन के ऊपर किसी कार्बन पर CH3 जुड़ा होता है तो वो बनता है टालुइन,
और टालवीन जहां जुड़ता है, जहां CH मेथिल ग्रुप जुड़ता है, वो होता है पहला कार्बन। उसके बाद होते हैं दूसरे कार्बन, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। दूसरे कार्बन को बोला जाता है ऑर्थो, ये पैरा, ये ऑर्थो, तो इसका नाम बनेगा ऑर्थो क्लोरो टालवीन। आप ऑर्थो की जगह पे हम 2 भी लिख सकते हैं। इसके बाद जब ये अंदर के बॉन्ड रिपल्सन करेंगे, बेंजीन के अंदर के बॉन्ड रिपल्सन करेंगे, ये घूमेंगे यूं जैसे हमने पहले देखा, बिल्कुल वैसे देख सकते हैं कि ये पहले ऑर्थो पे जुड़ा, जुड़ने के पश्चात इसके अंदर के बॉन्ड रिपल्सन हुए और ये चीज तक मेटा पे आएगा, मेटा से ये पैरा पे आएगा। पैरा होता है मुख्य, तो पैरा क्लोरो टालवीन बन के रुक जाएगा। अब मैं इसका मैकेनिज्म करता हूँ। ये लिखा हमने क्लोरोबेंजीन, बड़ा ही सिंपल सा मैकेनिज्म है, CH3Cl। हमें पता है ये बॉन्ड किस किस के बीच में है, ये बॉन्ड क्लोरीन और इस कार्बन के बीच में है। ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो एक यहाँ ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ लेफ्ट में जुड़ा हुआ है और एक यहाँ डाउन में नीचे जुड़ा होता है। इन तीनों हाइड्रोजनों को एक साथ यहाँ लिखा गया है, तो ये बॉन्ड हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में नहीं है, ये बॉन्ड कार्बन और क्लोरीन के बीच में है। अब हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें नेगेटिविटी चेक करनी पड़ेगी। नेगेटिविटी चेक करेंगे कैसे? अष्टक के नियम से। इसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। किसकी पावर ज्यादा है? जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की नेगेटिविटी ज्यादा है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा, ये माइनस ये प्लस। अब हमने यहां से एक बॉन्ड ब्रेक किया। इलेक्ट्रॉन दान की प्रतिस्थापन अभिक्रिया में बेंजीन के कोई भी चीज हो, कोई जिस भी चीज अभिकर्मक के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं, वो अभिकर्मक आकर ऑर्थोकार्बन पर अटैक करता है, ऑर्थोकार्बन पर जुड़ता है। तो हमें ऑर्थोकार्बन से एक बॉन्ड हटाना पड़ेगा। हम ऑर्थोकार्बन पर जुड़ा होता है हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन होता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, लेकिन ये ऑर्थो है तो हम यहाँ का हाइड्रोजन हटाएंगे। हाइड्रोजन हमें पता है, हाइड्रोजन के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 4 होते हैं, कार्बन की पावर ज्यादा होती है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने वाले पे माइनस, देने वाले प्लस। अब ये पॉजिटिव हाइड्रोजन जुड़ेगा नेगेटिव क्लोरीन के साथ, तो ये बनेगा HCl, CH3 पॉजिटिव और ये कार्बन नेगेटिव, ये कार्बन पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों जुड़ेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ जुड़ता है तो यहाँ पे Cl और ये CH3। अब यही CH3 इन बॉन्ड के साथ साथ राउंडिंग करेगा और राउंडिंग करके ये मेटा पे आएगा, मेटा से ये पैरा पे आएगा और पैरा होता है मुख्य प्रोडक्ट, तो ये पैरा पे आके रुक जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से ये अभिक्रिया हुई। इसका नाम ऑर्थोक्लोरोटालवीन, इसका नाम पैराक्लोरोटालवीन। अब इसी प्रकार से दूसरी अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया में क्या करना होता है? क्लोरीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में, जैसे यहाँ लिखा हुआ है बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर ऑर्थोक्लोरोटालवीन, ऑर्थोक्लोरो टालवीन, सॉरी एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, और इसका नाम है पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ या एसिटिलन के साथ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनोन तथा पैराक्लोरोएसिटोफिनोन प्राप्त होता है। हुआ कैसे? मैकेनिज्म में देख लेते हैं। ये लिया हमने क्लोरोबेंजीन प्लस CH3, ये जो कार्बन होता है, कार्बन के सामने अगर जस्ट ऑक्सीजन लिखा हुआ है, कार्बन के एकदम सामने, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन हमेशा कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है ऐसे। इसको बोलते हैं कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह। ये कार्बोनिल समूह के बाद अगर Cl जुड़ा हुआ है तो ये एसिटिल क्लोराइड कहा जाता है। अब हम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसमें से क्लोरीन बाहर निकलेगा। कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, हमें पता है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। इसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी पावर ज्यादा है, जिसके कारण इस पर आएगा माइनस और इस पर आएगा प्लस। अब हमें जैसे ऊपर के बेंजीन में से हाइड्रोजन निकाला था ऑर्थोकार्बन से, ऐसे यहाँ से निकाल लेंगे। कार्बन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव। हाइड्रोजन पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा? नेगेटिव के साथ। अब नेगेटिव कहाँ है? नेगेटिव है क्लोरीन के पास, तो एरो
HCl ऐसे। अब ये CH3CO पॉजिटिव, CO पॉजिटिव किसी ना किसी नेगेटिव के साथ जुड़ेगा। नेगेटिव कहाँ पे है? कार्बन के पास। ये Cl, C डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। देखिए नेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव कार्बन जोड़ दिया, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन है और इसी कार्बन पर जुड़ा हुआ है CH3, तो हम आगे की तरफ इस पर CH3 लगा देंगे। अब इसके बाद प्लस में ये देखिए ये Cl यहाँ H2, ये कार्बन के ये बेंजीन के अंदर के बॉन्ड रिपल्सन करेंगे, घूमेंगे। इनके साथ साथ ये जो कार्बन समूह है ये मेटा पे आएगा, मेटा के बाद ये पैरा पे आएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ C डबल बॉन्ड O CH3। अगर यहाँ नजर ना आ रहा हो तो मैं यहाँ लिख रहा इसको, ये इस तरीके से लिखा जाएगा COCH3। इसका नाम ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनोन तथा पैराक्लोरोएसिटोफिनोन। अब फिनोन कैसे? फिनोन तब बनता है, फिनोन लगाया जाता है ओन के लिए, ओन मतलब कीटोन, कीटोन के लिए लगाया जाता है। कीटोन तब बनता है जब एक कार्बोनिल समूह इस साइड, कार्बोनिल समूह के इस साइड एक एल्किल ग्रुप हो और एक एल्किल ग्रुप उस साइड हो, यानी कि जब कार्बोनिल समूह एल्किल समूह के बीच में आता है, या ठीक है एल्किल समूह या कार्बनों के बीच में आ जाता है, तब कीटोन बनता है। तो इसके लिए ओन लगाया गया। एसिटो इसलिए लिखा गया क्योंकि इसमें दो कार्बन है, दो कार्बनों को एसिटो बोला जाए, ठीक है। या एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल होता है उसमें भी दो कार्बन होते हैं। एसिटल्डिहाइड होता है उसमें भी दो कार्बन होते हैं, ठीक है। इस तरीके से जब दो कार्बन होते हैं तो वहां एसिटो का यूज किया जाता है ज्यादातर सामान्य नाम लिखने के लिए, ठीक है। अब फिनोन इसमें इसलिए आया कि फिनोन इसमें बेंजीन है, बेंजीन को फेनिल कहा जाता है और यहाँ बेंजीन के फेनिल को फिनोन बोला गया है, ठीक है। सारे का नाम मिलकर ये बनता है ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनोन और पैराक्लोरोएसिटोफिनोन। पैरा इसलिए क्योंकि यहाँ पैरा पर जुड़ा हुआ है क्लोरीन और ये भी पैरा पे है, तो हमें किसी एक पैरा का नाम लिखना पड़ेगा जिसपे CO कार्बन समूह जुड़ा है, उस कार्बन के पैरा को हम नहीं लिखेंगे। जिस पर क्लोरीन जुड़ा है उस कार्बन के पैरा को हमें लिख के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पहला कार्बन है और ये 4th नंबर का कार्बन है। समझ में आया? स्क्रीन जोड़ लीजिए, फिर आगे का काम करेंगे। आइए अब हमारा टॉपिक है पॉलीहेलोजन यौगिक। हमने हेलोअरीन की इलेक्ट्रोलॉजी प्रतिस्थापन अभिक्रिया सभी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलीहेलोजन यौगिक। वैसे बताया जाता है कि पॉलीहेलोजन यौगिक जब स्टार्टिंग में बताया गया था एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण, तो उसमें बताया गया था कि पॉलीहेलोजन यौगिक वे यौगिक होते हैं जहां कार्बन श्रृंखला में एक जैसे 4 से ज्यादा हैलाइड जुड़े होते हैं, तो ऐसे यौगिक को कहा जाता है पॉलीहेलोजन यौगिक। लेकिन जब किसी एक कार्बन पर एक से ज्यादा हैलाइड जुड़े हों तो उसको भी पॉलीहेलोजन यौगिक की कैटेगरी में रखा गया है। तो पॉलीहेलोजन यौगिक जब एक कार्बन पर एक से ज्यादा हैलाइड हो तो उसको भी पॉलीहेलोजन यौगिक ही बोला जाता है। हम पॉलीहेलोजन यौगिक में 3-4 चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि डाइक्लोरोमेथेन, फेरोन 12, DDT, एक है क्लोरोफार्म, आइडोफार्म। सबसे पहला हमारा टॉपिक है मेथिल क्लोराइड, ठीक है, या मेथिलीन डाइक्लोराइड। देखिए मेथिलीन डाइक्लोराइड जिसका फॉर्मूला है CH2Cl2, एक कार्बन पर दो हैलाइड जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसी का नाम है डाइक्लोरोमेथिल, दोनों इसी का नाम है। अब इसका उपयोग क्या क्या किया जाता है और क्या क्या इसके कार्य है, क्या क्या ये करती है, उसके बारे में बताएंगे। यह है एक कार्बन तथा 2 क्लोरीन से मिलकर बना एक यौगिक है जिसे जैम हैलाइड भी कहते हैं। जब किसी एक कार्बन पर 2 हैलाइड जुड़ते हैं तो उसको जैम हैलाइड भी कहा जाता है। इसका उपयोग औषधि निर्माण में विलायक के रूप में किया जाता है। जब दवाइयों का निर्माण किया जाता है मनुष्यों के लिए तो उस टाइम पे बहुत सारी दवाइयों को घोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका अधिक सेवन करने से मनुष्य की तंत्र तंत्रिकाओं को हानि पहुंचती है तथा वायु में खुला रखने पर यह वायु से क्रिया करके विषैला हो जाता है। अगर इसे वायु में हम लोग खुला छोड़ेंगे तो ये वायु ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और ऑक्सीजन से क्रिया करके ये विषैला हो जाएगा और पूरे के पूरे इन्वायरमेंट वातावरण में फैल जाएगा और इन्वायरमेंट में फैलेगा और कोई मनुष्य अगर इसके संपर्क में आएगा तो उसके साथ देखे क्या करें, तथा आंख में चले जाने पर, अगर मनुष्य इसकी घुली हुई हवा के अंदर आ गया और आंख में चले गया तो आंख में चले जाने पर कार्निरिया तथा त्वचा पर लगने से त्वचा को जला देता है।
कार्निया, ये जहाँ ये होता है यहाँ का मिडिल पॉइंट या पॉइंट होता है यहाँ, इसको कार्निया बोला जाता है। अगर ये आंख में चले गया तो आंख को जलाएगा और कार्निया को जला देगा, और त्वचा पे लगेगा तो त्वचा पे जलन उत्पन्न करेगा और रेड रेड सा कर दे, ठीक है। इसका उपयोग मुख्यतः खेतों में कराया जाता है छिड़काव विड़काव के लिए। तो ये सब बातें हैं, मैं दोबारा से बताता हूँ। यह एक कार्बन तथा 2 क्लोरीन से मिलकर बना एक यौगिक जिसे जैम हैलाइड भी कहा जाता है। इसका उपयोग औषधि निर्माण में विलायक के रूप में किया जाता है। इसका अधिक सेवन करने से मनुष्य की तंत्र तंत्रिकाएं यानी कि लीवर और आंख डैमेज होती है, हानि पहुंचती है तथा वायु में खुला रखने पर यह वायु से क्रिया करके विषैला हो जाता है और आंख में चले जाने पर यह कार्निया को तथा त्वचा पर लगने से त्वचा जला देता है। इस प्रकार का क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आता है पेपर में, और ये पूछा जाता है कि डाइक्लोरोमेथेन का उपयोग बताइए, ठीक है। डाइक्लोरोमेथेन की व्याख्या कीजिए, इसको परिभाषित कीजिए, ये पूछा जाता है। 2 या 3 नंबर के लिए इतना लिखना ठीक है, इसको हमें बना के नहीं दिखाना पड़ता, ना इसके बारे में बनाने की विधि पूछी जाती है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हमारा दूसरा टॉपिक है फेरोन 12। फेरोन 12 जो कि वातावरण अनुकूलन के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक कार्बन 2 फ्लोरीन व 2 क्लोराइड का एक मुख्य यौगिक होता है और इसका उपयोग ग्रीन हाउस प्रभाव में किया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव जहाँ गर्मी की मौसम में सर्दियों की चीजें उगाई जाती है और सर्दी के मौसम में गर्मी की चीजें उगाई जाती है, इसमें उसमें फेरोन 12 का छिड़काव किया जाता है जिससे कि वातावरण अनुकूल रखा जा सके। इसका उपयोग रोकना चाहिए क्योंकि यह वातावरण में घुलने पर ओजोन परत को प्रभावित करता है। अब ओजोन परत क्या है? ओजोन परत समुद्र की सतह से 20 किलोमीटर की हाइट पर आसमान में एक ओजोन परत होती है जिसमें O3, ओजोन का फॉर्मूला है O3 की एक लेयर होती है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को, अल्ट्रावायलेट मतलब पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन परत क्या करती है? जो सूरज से प्रकाश की किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें आती है, उनको रिफ्लेक्ट करती है वापस अंतरिक्ष में, ठीक है। तो ये ओजोन परत का कार्य है। और अगर वे अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आएंगी तो बहुत नुकसान करेगी, मनुष्य के शरीर को विकृत करेगी, कैंसर आदि जैसी रेडिएशन से होने वाली बीमारियों को फैलाती है। तो इसलिए हमें इसका उपयोग रोकना चाहिए। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम लिख के आइए देखते हैं। फेरोन 12 जिसका फॉर्मूला है CF2Cl2, फेरोन 12 C12, 12 मतलब 12, एक कार्बन तथा 2 क्लोराइडो व 2 फ्लोराइडो से मिलकर बना एक यौगिक है। मुख्यतः मेथिल एथेन के क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्नों को फेरोन कहा जाता है। व्युत्पन्नों का मतलब होता है जहां एक कार्बन हो, कभी उसमें फ्लोरीन ज्यादा हो, कभी क्लोरीन ज्यादा हो, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा क्लोरीन फ्लोरीन होना चाहिए। और कभी कभी ये अगर 2 कार्बन है उन पे भी 2 फ्लोरीन और 2 क्लोरीन है तो फेरोन 12 होता है, फेरोन होता है, ठीक है। फेरोन 12 नहीं होता, उसको भी फेरोन बोला जाता है। तो मतलब क्लोरोफ्लोरो के एथेन और मेथेन के जो यौगिक होते हैं उनको फेरोन कहा जाता है। व्युत्पन्न मतलब होता है एक जैसे यौगिक, ठीक है, फेरोन कहा जाता है। इसका प्रयोग वातावरण अनुकूलन अर्थात प्रतिषेधक के रूप में किया जाता है। हमें इसका प्रयोग रोकना चाहिए क्योंकि यह ओजोन परत को प्रभावित करता है। मुख्यतः सामान्य रूप से सभी फेरोनों में से उपयोग होने वाली फेरोन 12 है, ठीक है। सभी फेरोनों में से मुख्य रूप से उपयोग होने वाली फेरोन 12 है। मैं इसको दोबारा से पढ़ देता हूँ एक बार। फेरोन 12 एक कार्बन 2 क्लोराइडो व 2 फ्लोराइडो से मिलकर बना एक यौगिक है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। मुख्यतः मेथेन एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को फेरोन कहा जाता है। इसका प्रयोग वातावरण अनुकूलन अर्थात प्रतिषेधक के रूप में किया जाता है। हमें इसका उपयोग रोकना चाहिए क्योंकि यह ओजोन परत को प्रभावित करता है। मुख्यतः सामान्य रूप से सभी फेरोनों में से तो उपयोग होने वाली फेरोन 12 है। इस प्रश्न के बारे में हमसे इस तरीके से पूछा जाता है, फेरोन की व्याख्या कीजिए, फेरोन 12 को परिभाषित कीजिए। और ये 2 या 3 नंबर में एक प्रश्न आता है, उसको लिखने के लिए उचित है। इसको बनाने की विधि नहीं पूछी जाती, सिर्फ और सिर्फ फेरोन 12 की व्याख्या पूछी जाती है। तो हम इस प्रकार इसे लिख कर परिभाषित कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हमारा अगला टॉपिक है पॉलीहेलोजन यौगिक में डीडीटी। डीडीटी चिकित्सा के लिए निर्माण किया गया था, मनुष्य के दवा बनाने के लिए इसका उपयोग किया गया था, निर्माण किया गया था कि भाई डीडीटी मनुष्य की एक दवा बनाई जाएगी। किसी न किसी मर्जी की बनाई नहीं,
लेकिन यह एक कीटनाशक यौगिक निकला। ये मनुष्यों को ठीक करने के बजाय बीमार करने लग गया, क्योंकि ये कीटनाशक यौगिक था। इसके द्वारा मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों तथा टाइफस वाहक जीवों को समाप्त किया जाता है, मारा जाता है। 1940 में इससे होने वाली समस्या काफी उभरने लगी। इसका बहुत उपयोग किया गया। मलेरिया फैलाने वाले मच्छर थे तो उनको मारने के लिए इसका उपयोग किया गया। ज्यादा उपयोग के कारण इससे होने वाली समस्या उभरने लगी और इससे को कई देशों ने 1970 तक आते आते प्रतिबंधित कर दिया। इसे हमें उपयोग करने से रोकना चाहिए लोगों को, क्योंकि ये वायु में घुलने पर विषैला हो जाता है। दूसरा है कि इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसको बनाने के लिए क्लोरल की अभिक्रिया दो क्लोरोबेंजीन के साथ कराने पर हमें ये डीडीटी प्राप्त होता है। ठीक है, जिसका पूरा नाम हम देख चुके हैं, ऊपर लिखा हुआ है डीडीटी पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन है। ठीक है, अब हम पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण बात है, उसके बाद इसकी अभिक्रिया देखेंगे, मैकेनिज्म हम बाद में करके दिखाएंगे। देखिए डीडीटी डी डॉट डी का पूरा नाम पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन है। इसका निर्माण चिकित्सक के लिए किया गया था, लेकिन यह एक कीटनाशक यौगिक निकला। इसका उपयोग मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों तथा टाइफस वाहक जुओं को मारने के लिए किया जाता है। सन 1940 ईस्वी में इसके अत्यधिक उपयोग के कारण इससे होने वाली समस्याएं सामने आने लगी, जिसके कारण कई देशों ने 1970 ईस्वी में इसे बंद कर दिया। इसे बनाने के लिए क्लोरल की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ कराते हैं तो डीडीटी बनता है। हमें इसका प्रयोग रोकना चाहिए क्योंकि यह वायु में घुलने पर विषैला हो जाता है। देखिए इसका नाम है क्लोरल CCl3CHO क्लोरल, और इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। और जब इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें प्राप्त होता है डीडीटी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, हम इसका मैकेनिज्म समझेंगे। अभी इसका मैकेनिज्म समझेंगे तब हम बताएंगे इसका नाम डीडीटी कैसे रखा गया। ठीक है, डीडीटी एक शॉर्टकट फॉर्म है। आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका मैकेनिज्म करते हैं। आइए डीडीटी का मैकेनिज्म देखते हैं, डीडीटी बना कैसे था। डीडीटी के लिए हमने लिखा था यहाँ पे CCl3CHO प्लस 2 ले लिया हमने क्लोरोबेंजीन Cl एरो, और ये बना था CCl3CH और इसके ऊपर 2 बेंजीन, ऐसे बना रखा है। ऐसे भी बनाया जा सकता है, और दूसरा तरीका H2 ये बेंजीन ऊपर की तरफ भी जोड़ी जा सकती है। मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ। ऐसे देखिए क्लोरल की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इस तरीके से, इसको बोलते हैं क्लोरल, या इसको ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ में ऑक्सीजन जोड़ रहा प्लस यहाँ हाइड्रोजन। अब इसमें प्लस में डाले जाएंगे 2 बेंजीन Cl क्लोरोबेंजीन, इस तरीके से। ठीक है, हम लोगों को पता होता है कि भैया यहाँ कोई भी चीज अगर जुड़ती है, जब क्लोरोबेंजीन के साथ कोई दूसरी चीज अभिक्रिया करती है तो वो पहले ऑर्थो पे जुड़ती है, उसके बाद वो पैरा पे आती है घूम फिर के। ठीक है, हमको एक बात तो पता ही कि ये पहले ऑर्थो पे जुड़ेगी फिर वो पैरा पे आकर होगी। अब रुकना तो पैरा पे ही है, तो मेन प्रोडक्ट क्या होगा, जो पैरा पे क्लोरोबेंजीन के जो पैरा पे जुड़ेगा वो मेन प्रोडक्ट होगा। तो हम इस अभिक्रिया में डायरेक्टली पैरा कार्बन पर ही इस क्लोरल के CHO को जोड़ेंगे। ठीक है, प्लस में मैं यहाँ एक क्लोरोबेंजीन और लिख रहा, हमने 2 क्लोरोबेंजीन ले रखे थे ऊपर की तरफ, तो मैं 2 ही क्लोरोबेंजीन यहाँ पे ऐसे लिख रहा। अब यहाँ से मैं हाइड्रोजन हटाऊंगा, हाइड्रोजन हटेगा तो ये नेगेटिव कार्बन और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव,
ये नेगेटिव कार्बन और ये पॉजिटिव हाइड्रोजन। कॉर्नर पे कार्बन होता है ना, तो कार्बन नेगेटिव। अब हाइड्रोजन पॉजिटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा? ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ। तो ऑक्सीजन कहाँ पे है? ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो ऑक्सीजन अगर एक हाइड्रोजन पॉजिटिव होता तो एक बॉन्ड ब्रेक होता, दो हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो दोनों के दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे। ये माइनस, दूसरे बॉन्ड के भी इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 माइनस और कार्बन 2 प्लस, O2 माइनस H2 पॉजिटिव, तो ये बनेगा HOH, जल का मॉलिक्यूल बाहर। अब बचा क्या? C Cl Cl Cl, ठीक है। ये बच्चा भैया क्लोरल, और ये कार्बन, कार्बन पे आ गए हैं हाइड्रोजन, ठीक है। इस हाइड्रोजन का आप लोग इसके साथ भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं। अब देखिए बेंजीन का नेगेटिव कार्बन, बेंजीन का नेगेटिव कार्बन किसके साथ जुड़ेगा? पॉजिटिव क्लोरीन, पॉजिटिव कार्बन के साथ। तो मैं एक बेंजीन यहां बना रहा ऐसे, और ये क्लोरीन और ये जुड़ गया कार्बन के साथ। अब दूसरा बेंजीन, मतलब दूसरा बेंजीन किसके साथ जुड़ेगा? नेगेटिव बेंजीन है, कार्बन के साथ जुड़ेगा। कार्बन के साथ बची पॉजिटिव पॉजिटिव कार्बन, ये रहा। ये वाला क्लोरोबेंजीन उल्टा करके इसके नीचे जोड़ दिया जाएगा ऐसे। ये बने बॉन्ड, ये देखिए एक क्लोरीन ऊपर की तरफ और एक क्लोरीन नीचे की तरफ, ठीक है, उल्टा करके। और ये रहा H। अब इन दोनों क्लोरीनों को, एक को यहाँ और एक को यहाँ, एक साथ करके इस रूप में भी लिखा जा सकता है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से लिखा जा सकता है ऐसे। ये रहा डीडीटी बनाने का फॉर्मूला, डीडीटी बनाने का समीकरण, और ये डीडीटी का मैकेनिज्म है। अब इसका डीडीटी नाम कैसे पढ़ो? देखिए डी डॉट टी, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथिल। देखिए इसका नाम मैं डीडीटी यहाँ पे लिखा, यहाँ अच्छे जाएगा, पैरा कोमा पैरा, पैरा पे क्लोरो है, बेंजीन के पैरा पे क्लोरो है, तो पैरा पैरा क्लोरो दो क्लोरो हुए, तो इसका नाम होगा पैरा पैरा डाइक्लोरो। इसके बाद एक पेनिल दूसरा पेनिल, दो ही है पेनिल, तो बोलेगा डाई पेनिल, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाई फेनिल। उसके बाद एक कार्बन पर 3 क्लोरीन है, ट्राइक्लोरो, ट्राई क्लोरो। एक और दो, बेंजीन के बाहर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बनों को एथेन, एथेन, ठीक है। ये इसका पूरा नाम है, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। इस तरीके से इसका नाम बनता है, क्योंकि इसमें 2 ही पैरा पैरा क्लोरो है, 2 ही फेनिल है, 2 कार्बन ये रहे, एक कार्बन पर 3 क्लोरीन है ट्राइक्लोरो, और 2 कार्बन के लिए एथेन, तो पैरा पैरा डाइक्लोरो एथेन, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। पॉलीहेलोजन यौगिक में अब नंबर आ चुका है क्लोरोफार्म का, इसे हेलोफार्म भी कहा जाता है। हेलोफार्म हमने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन हेलोफार्म भी इसी का नाम है, ठीक। तो आइए क्लोरोफार्म के बारे में पढ़ते हैं। यह एक कार्बन तथा 3 क्लोराइडों, यह एक कार्बन तथा 3 क्लोराइडों से मिलकर बना एक यौगिक है। एक कार्बन और 3 क्लोराइडों से मिलकर बना एक यौगिक है। यहाँ इसका फॉर्मूला लिखा है CHCl3। इसके बाद इसका उपयोग बेहोशी लाने के लिए ऑर्थो कार्यों में किया जाता है, यानी कि डॉक्टर लोग इसका उपयोग करते हैं ऑर्थो कार्यों में, ठीक है। इसके बाद सर्वप्रथम इसका उपयोग जर्मनी के द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था। सर्वप्रथम इसका उपयोग जर्मनी के द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था, उसी टाइम इसका निर्माण हुआ था। इसे बनाने के लिए एथेनॉल या एथेनल की आवश्यकता पड़ती है। जब एथेनॉल की क्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो एथेनॉल बनता है, तथा एथेनॉल की क्रिया पुनः अधिक मात्रा में क्लोरीन के साथ कराते हैं तो क्लोरल बनता है, तथा क्लोरल की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना के साथ कराते हैं तो क्लोरोफार्म कैल्शियम, तो क्लोरोफार्म तथा कैल्शियम फॉर्मेट बनता है।
हमें इसका उपयोग रोकना चाहिए क्योंकि यह वायु के साथ क्रिया करके विषैली कार्बोनिल फास्फिन गैस बना लेती है। ठीक है, तो ये इसकी बातें हैं। इसका जो जो इसके बारे में लिखा गया है, जैसे कि एक कार्बन 3 क्लोरीन का एक यौगिक है, बेहोश लाने के लिए इसका कार्य डॉक्टर लोग करते हैं ऑर्थो कार्य में, यानी कि सर्जरी वर्जरी करने में। इसका उपयोग सर्वप्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। इसे बनाने के लिए एथेनॉल या एथेनॉल की आवश्यकता होती है। एथेनॉल की अभिक्रिया जब इसके क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो एथेनॉल प्राप्त होता है, और एथेनॉल की अभिक्रिया दोबारा से ज्यादा मात्रा में क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो क्लोरोल बनता है। क्लोरोल की अभिक्रिया जो चूने के साथ करते हैं तो क्लोरोफॉर्म तथा कैल्शियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। ठीक है, नीचे इसकी अभिक्रिया दी गई है, ये देखिए। जब एथेनॉल यानी कि अल्कोहल CH3CH2 एथेनॉल की अभिक्रिया क्लोराइड के साथ करेंगे तो एथेनॉल प्राप्त होगा, यानी कि एल्डिहाइड। इसको एल्डिहाइड भी बोलते हैं। एथेनॉल या एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और एथेनॉल की अभिक्रिया दोबारा से क्लोरीन के साथ ज्यादा मात्रा में कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्लोरल CCl3CHO। ये क्लोरल का फॉर्मूला है, प्लस में 3H। अब क्लोरल की अभिक्रिया दोबारा से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझे हुए चूने के साथ कराते हैं, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं 2 मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म के और 1 मॉलिक्यूल कैल्शियम फॉर्मेट का। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग वायु में खुला छोड़ देंगे तो ये विषैली फास्फिन गैस बनाता है। यहाँ स्पेस नहीं था तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, जब CHCl3 प्लस O2 के साथ अभिक्रिया करेगा, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनेगा COCl2 प्लस 2HCl। इसका नाम है फास्फिन गैस। ये विषैली कार्बोनिल फास्फिन गैस है। ठीक है, तो देखिए ये बनाने की विधि लिखी हुई है। यहाँ अगर वायु के साथ क्रिया करेगा तो विषैली फास्फिन गैस बनेगी, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे यहाँ पे विषैली कार्बोनिल फास्फिन गैस। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका मैकेनिज्म करते हैं कि भैया ये सब बना कैसे। हम इसका मैकेनिज्म के दोबारा समझेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इसका मैकेनिज्म, क्लोरोफॉर्म बना कैसे, इसको मैकेनिज्म के साथ समझेंगे, और क्लोरोफॉर्म से फास्फिन कैसे प्राप्त होता है उसका मैकेनिज्म समझेंगे। देखिए, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत होती है CH3 CH2OH अल्कोहल, प्लस में इसके अभिक्रिया Cl2 के साथ कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है CH3CH2 प्लस 2HCl। अब इसका मैकेनिज्म मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक, देखिए CH3CHOH प्लस में हम लोग डाल रहे हैं इसमें क्लोरीन Cl। हम यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे, दोनों क्लोरीन है तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा। हम मान लेते हैं कि ये इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब अल्कोहल OH, इसी चैप्टर में हम लोगों ने ये बताया था, जब अल्कोहल के द्वारा एल्किल हैलाइड बनाया था तो वहां पे बताया गया था कि स्टार्टिंग के जो 6 रिएक्शन है, एक ल्यूकोस अभिक्रिया, एक डार्जन अभिक्रिया, एक फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया, एक फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया, एक अभिक्रिया थी अल्कोहल की अभिक्रिया अम्लीय सोडियम ब्रोमाइड के साथ, और एक अभिक्रिया थी लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। तो वे जो स्टार्टिंग के 6 रिएक्शन है, उन रिएक्शंस में यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, इनके बीच का बॉन्ड टूटता है। ये यहाँ H2SO4 हो तब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, लेकिन अब यहाँ H2SO4 भी नहीं है और उनमें से कोई एक अभिक्रिया भी नहीं है। ठीक है, तो फिर बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से। जब वे स्टार्टिंग के हम 6 रिएक्शन नहीं करते तो अल्कोहल अम्लीय प्रकृति शो करता है। अम्लीय प्रकृति शो करने के कारण अम्लीय कौन होता है? अम्लीय वो होता है जो हाइड्रोजन देता है। तो अब ये हाइड्रोजन पॉजिटिव देगा, यहाँ चेक कीजिए। हमें पता है इस कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्रॉस वाला, एक डॉट वाला। तो यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? माइनस का चार्ज।
और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का चार्ज। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके अपने पास तो रखेगा नहीं, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन उसको देगा जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन लेगा और लेकर के इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को। जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लिया था तो माइनस चार्ज आया, और जब इलेक्ट्रॉन आगे कार्बन को दे दिया तो इस पर क्या चार्ज आएगा, प्लस। ये प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ से कैंसिल। अब इलेक्ट्रॉन मिला किसको, वास्तव में इलेक्ट्रॉन मिला है इस कार्बन को, तो इलेक्ट्रॉन मिलने के कारण कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि ये जो आबंध है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच से टूट चुका है और यहाँ से टूट करके इस तरफ स्थानांतरित हो गया है। जहां सिंगल बॉन्ड है वहां अब आगे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ऐसे CH3 CH ऑक्सीजन, एक बॉन्ड तो पहला ही था, एक बॉन्ड अब नए सिरे से बनेगा, डबल बॉन्ड हो गया, और ये कार्बन का माइनस चार्ज। प्लस में देखिए ये Cl, ये H पॉजिटिव है, यहाँ पे H पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा, Cl नेगेटिव के साथ, तो ये निकलेगा माइनस HCl। बचा क्या, Cl पॉजिटिव, ये किसी के साथ नहीं जुड़ा, तो ये Cl पॉजिटिव प्लस में। अब आप लोग चेक कीजिए कार्बन के बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। 5 बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 5 बॉन्ड में 10 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अष्टक भाई साहब ने बोला था कि भैया केवल और केवल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लास्ट सेल में, तो यहाँ से हमें एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, अभी अभी बॉन्ड भी बना है इसी साइड, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं किया जा सकता। ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है, ये भी एक मजबूत बॉन्ड है, सहसहजी भी कार्बन है, तो ये भी बॉन्ड ब्रेक नहीं किया जा सकता। अब बचा कौन, अब बचा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक किया जा सकता है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की नेगेटिविटी काफी है, ठीक है। कार्बन अगर कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, और अगर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे करके उसे हटा सकता है। अब कार्बन के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये क्या करेगा कि जी एक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा और देने के बाद इसे दूर हटा देगा, जिसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसको माइनस, जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको प्लस, ये प्लस माइनस कैंसिल। जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया था नेगेटिव चार्ज आया था, अब इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, और ये बनेगा फिर ऐसे CH3 CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस ये H पॉजिटिव, और यहाँ पे चेक कीजिए यहाँ पे बचा था पॉजिटिव Cl पॉजिटिव H नेगेटिव, ये दोनों क्या बनेंगे HCl, दोनों एक साथ जुड़ेंगे और ये बनेगा ये। अब चेक कीजिए कार्बन का बॉन्ड 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड में वही पहले की तरह 8 इलेक्ट्रॉन, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 होते हैं ना, इसलिए। अब ये बन गया एथेनॉल, ये इस तरफ एथेनॉल था, एथेनॉल, और इस तरफ हमें जो प्राप्त हुआ वो हो गया एथेनेल, ठीक है। अब एथेनेल की अभिक्रिया हमें दोबारा से करानी होती है, CH3CH2 प्लस 3Cl2 एरो, तो ये प्राप्त होता है हमें CCl3CH2 प्लस में 3HCl, इसका नाम है क्लोरल। अब आइए हम लोग क्लोरल बनाते हैं, कैसे बनता है, C एक कार्बन, ये जो CH3 है, CH3 को मैं इस तरीके से खोल के लिख रहा, ये वाला CH3 है लिखा CHO एजिटिव, प्लस में लिखेंगे हम इसमें 3 क्लोरीन, Cl बॉन्ड Cl, Cl बॉन्ड Cl, Cl बॉन्ड Cl, ये हो गए 3 क्लोरीन, ठीक है, 3 क्लोरीन, Cl2 Cl2 Cl2, देखिए 3 Cl2 है तो हमने 3 Cl2 को इस तरीके से खोल के रखा है। अब हमें पता है किसी एक क्लोरीन पे माइनस आएगा, किसी एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हम मान लेते हैं ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, देन ये वाले पॉजिटिव। अब ये तीनों के तीनों क्लोरीन वहां जुड़ेंगे जहां हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन के यहाँ पर है, हाइड्रोजन है इस वाले कार्बन, 3 हाइड्रोजन हटेंगे तो 3 क्लोरीन जुड़ेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ से 3 हाइड्रोजन को हटाना है। देखिए कार्बन के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, इसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कार्बन की पावर ज्यादा है। कार्बन क्या करेगा, सभी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो 1 माइनस, दूसरे से लेगा तो 2 माइनस, और 3 से लेगा तो 3 माइनस, कितना चार्ज आएगा इस पर, 3 नेगेटिव चार्ज, और प्रत्येक हाइड्रोजन पे पॉजिटिव 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 चार्ज। अब पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा, नेगेटिव वाले के साथ,
ये वाला पॉजिटिव हाइड्रोजन क्लोरीन नेगेटिव के साथ एक HCl बाहर, ये वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव इस वाले क्लोरीन नेगेटिव के साथ 2 HCl बनेंगे, और ये वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ तो 3 HCl बनेंगे, 3 HCl। अब क्या बचा, ये कार्बन CHO, इस कार्बन के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, 3 माइनस का चार्ज है, 3 माइनस पे क्या जुड़ सकता है, 3 प्लस जुड़ सकते हैं, 3 प्लस, एक क्लोरीन प्लस, दूसरा क्लोरीन प्लस, तीसरा क्लोरीन प्लस, तो ये तीनों का तीनों क्लोरीन इस कार्बन पर जुड़े, ये जोड़ दिया, ये बन गया हमारा क्लोरल, ठीक है, CCl3CHO, ये क्लोरल बन गया तैयार। अब क्लोरल की अभिक्रिया हमें दोबारा से करानी पड़ती है इसके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, CCl3CHO प्लस CaOH का होल ट्वाइस एरो। मैं यहां पे लिखता हूं जैसे CCl, यहाँ स्पेस कम है तो मैं वहां कर लेता हूँ, ठीक है, हम लोग यहाँ में देखिए यहाँ आएगा नहीं तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, CCl Cl Cl CHO CHO ऐसे। ये जो क्लोरल है इसको मैंने इस रूप में CCl CHO को खोल के लिखा है, 2 मॉलिक्यूल चाहिए हमें इसके, और यहाँ पे प्राप्त होगा हमें CHCl तरीके 2 मॉलिक्यूल प्लस CaOCHO का होल ट्वाइस। चलिए हमने एक मॉलिक्यूल देखिए, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं तो हम यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल लेंगे, एक लिख दिया, मैं दूसरा भी लिखने जा रहा हूँ, Cl Cl CHO प्लस हम लोग डालेंगे इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आ गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एरो। अब चलिए क्या क्या बचा, जो बचा हम वो देख लेते हैं, इनको पहले बॉन्ड ब्रेक करेंगे उसके बाद जोड़ेंगे। देखिए हमें कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है, हमें पता है, देखिए यहाँ ऑक्सीजन का बॉन्ड, इसी अभिक्रिया में सबसे स्टार्टिंग में ऑक्सीजन जुड़ा था तो हम ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन का बॉन्ड इसी अभिक्रिया में बनाया तो हम ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं तोड़ सकते। अब क्लोरीन है, तो क्लोरीन अभी अभी इस कार्बन पर जुड़ा है, यहाँ देखिए इस कार्बन पर अभी अभी क्लोरीन जुड़ा है, तो क्लोरीन का बॉन्ड नहीं ब्रेक कर सकते। अब अभिक्रिया हमें आगे करनी है तो कोई ना कोई तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तो अब जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो होगा कार्बन कार्बन के बीच का। यहाँ पे चेक कीजिए, आप लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं इसकी नेगेटिविटी कितनी है, इसकी नेगेटिविटी कितनी है, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का खिंचाव है, ये जो कार्बन है इसमें इलेक्ट्रॉनों का खिंचाव ज्यादा है। क्लोरीन क्या करता है, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, ये वाला कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये वाला बॉन्ड ये वाला क्लोरीन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा, और ये वाला क्लोरीन, ये नीचे वाला क्लोरीन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो कार्बन पर 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तीनों के तीनों अपने अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेंगे, जिसके कारण कार्बन पर क्या चार्ज आएगा, कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आने के कारण आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से आने वाला चार्ज है, ठीक है, मतलब ये क्लोरीन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और कमी होगी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कार्बन इस खिंचाव को महसूस करते हुए क्या करता है, इस आबंध को ब्रेक कर लेता है। जैसे ही ये क्लोरीन अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे तो ये कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि कार्बन के पास खुद के इलेक्ट्रॉन नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन थे ये सारे के सारे साझे में उपयोग हो चुके हैं, ठीक है, तो ये क्लोरीन अपनी ओर खिंचाव करेंगे, इनकी प्रकृति है इलेक्ट्रॉन लेने की, तो ये कार्बन दूसरे कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल ठीक जैसा कंडीशन यहाँ है ऐसी ही कंडीशन यहाँ है, ये कार्बन भी अगले कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, जब इस पे ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ देखिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, यहाँ से जब हाइड्रोजन निकलेगा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव किसके साथ जुड़ा था, नेगेटिव के साथ, नेगेटिव कहाँ पे है, कार्बन के पास, तो ये लिखा जाएगा CCl Cl Cl, नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव हाइड्रोजन, ये वाला। इसके बाद ऐसे यहाँ पे
CCl ClCl, नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव हाइड्रोजन, ये बना, ठीक है। ये हो गया CHCl3, CHCl3 बन गया क्लोरोफॉर्म। अब जो बचा हमें वो ऐड करना है। बचा क्या, यहाँ एरो के बाद का है, ये सब कुछ मिलेगा, यहाँ स्पेस कम है, यहाँ दिखाई नहीं दे देगा तो मैं यहाँ लिख रहा प्लस में, ये सब कुछ प्लस में है। Ca, ये कैल्शियम लिखा, कैल्शियम के ऊपर है एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, ये कैल्शियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पे जुड़ेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन है, कार्बन, CHO, दूसरा नेगेटिव पे दूसरा CHO, ये बन गया कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। इस तरीके से ये सब कुछ बनके तैयार हुआ। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने एथेनॉल की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करी तो एथेनॉल प्राप्त हुआ, इसका मैकेनिज्म ये रहा। इसके बाद ये मैकेनिज्म यहाँ से यहाँ तक है। इसके बाद फिर एथेनॉल की अभिक्रिया हमने ज्यादा मात्रा में क्लोरीन के साथ करी तो क्लोरल बना, ठीक है, जिसका मैकेनिज्म ये रहा यहाँ पे। इसके बाद फिर हमने क्लोरल की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करी तो हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुआ, जिसका मैकेनिज्म यहाँ पे लिखा हुआ है। ये दो क्लोरल लिए थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रखा तो हमें दो क्लोरोफॉर्म के यौगिक प्राप्त हो गए और एक कैल्शियम फॉर्मेट का, ठीक है। इसको यहाँ के बजाय प्लस करके यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ स्पेस कम है तो हमने इसको यहाँ के बजाय यहाँ लिखा है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करेंगे, वायु के साथ करेंगे तो फास्जिन बनाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए अब हम लोग पॉलीहेलोजन यौगिक पढ़ रहे थे, उसमें क्लोरोफॉर्म हो गया था और क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया अब हमें ऑक्सीजन के साथ करनी है और फास्जिन का निर्माण करना है। ये हमने लिया 2CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस ऑक्सीजन O2 के साथ अभिक्रिया तो ये बना आपका हमें COCl2 प्लस 2HCl, ये फास्जिन है। देखिए मैं इसका मैकेनिज्म लिखता हूँ, CCl इसी तरीके से दो क्लोरोफॉर्म यहाँ पे ले गए हैं, CCl और हमें यहाँ पे यूज करना है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन मतलब O2, ये हमने लिखा ऑक्सीजन। देखिए हमें इस ऑक्सीजन के दोनों बॉन्डों को ब्रेक करना है। जब दोनों बॉन्डों को ब्रेक करेंगे तो दोनों के दोनों ऑक्सीजन को बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो नवजात ऑक्सीजन हमें प्राप्त होगी। नवजात ऑक्सीजन मतलब ना तो इन पे पॉजिटिव चार्ज बचेगा और ना इन पे नेगेटिव चार्ज बचेगा, ठीक है, तो उसे कहते हैं नवजात ऑक्सीजन, यानी कि एक अकेला ऑक्सीजन। चलिए कैसे प्राप्त हो गए, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो ये वाला ऑक्सीजन लेगा, देन ये नेगेटिव, ठीक है, और एक बॉन्ड, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये तो बाद की बात है, पहले ये बता दें। चलिए प्रत्येक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। अब होगा क्या, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो ये भाई साहब लेंगे जिसके कारण इस पे आएगा नेगेटिव और इसके कारण इस पे आएगा पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव बनने आ रखा। और एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये वाले भाई साहब लेंगे तो इसके पास आएगा नेगेटिव, इसके पास आएगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो कैसा बन जाएगा ये बनेगा ऐसा, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमने 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए और 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ठीक है। देखिए दोबारा ध्यान दें, 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन तो ये वाला लेगा ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन बचे, 1 2 3 4 5, और एक इसने लिया क्रॉस वाला तो ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, नीचे को ऑक्सीजन ये लिखा 1 2 3 4, ठीक है, और एक ये 5, और ये इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, ऊपर का क्लोरीन, ऊपर वाला ऑक्सीजन, इसके पास कौन सा आएगा, डॉट वाला, 1 2 3 4 5, और ये आ गया डॉट वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक क्रॉस वाला इसके पास चले गया, एक डॉट वाला इसके पास आ गया, ना तो इसके पास प्लस माइनस चार्ज है ना इसके पास प्लस माइनस चार्ज है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
इसने इससे लिया एक इलेक्ट्रॉन और इसने इससे लिया एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन ले तो लिया, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कोई चार्ज भी नहीं बचा, ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अपने पास थोड़ी रखेंगे, ये किसी दूसरे को देंगे, लेकिन ये किसी दूसरे को ऐसे को देंगे जो इनके जैसा हो। इनके जैसा कहना मतलब जिस पर कोई चार्ज ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म से बॉन्ड ब्रेक होगा, देखिए कैसे। क्लोरीन की प्रकृति कैसी होती है, क्लोरीन की प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा क्लोरीन, ये नेगेटिव, तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये कार्बन हो गया पॉजिटिव। अब ऐसा नहीं कि यही क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले, ये वाला भी ले सकता है, ये वाला भी, जिसको आप हटाना चाहिए आप उसको हटा सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। ठीक है, ये क्लोरीन में थोड़ा ऊपर को ले लेता हूँ। अब जैसे ही कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी पड़ेगी, ठीक है, तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन क्लोरीन से तो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता क्योंकि क्लोरीन ज्यादा पावरफुल है। कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ेगी तो ये किसी कमजोर से इलेक्ट्रॉन लेगा। कमजोर कौन है, हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, जिसके कारण इस पर आएगा -4। अब देखिए यहाँ एक डॉट 1 करोड़, यहाँ एक डॉट 1 करोड़, इसका एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इसने ले लिया हाइड्रोजन से, तो इसका तो कुछ भी नहीं गया। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैंसिल हो जाएगा, उसके पास क्या बचेंगे, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन। जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हाइड्रोजन और ये क्लोरीन नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन क्लोरीन नेगेटिव के साथ जुड़ेगा और ये बनेगा HCl। बचा क्या, कार्बन, एरो लगा के मैं लिख देता हूँ भैया, कार्बन, एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे, और इस बॉन्ड के ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक डॉट वाला एक क्रॉस वाला। अभी बस उनमें ऐसे। ठीक है, बिल्कुल जैसे कंडीशन यहाँ पे हुई है बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यहाँ होगा। यहाँ भी एक क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि इसकी प्रकृति इलेक्ट्रॉन लेने की होती है, तो इस पर आएगा माइनस और इस पर आएगा प्लस। ठीक है, अब कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, कार्बन इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, किसी गरीब से जो इससे कमजोर हो। कमजोर कौन है, हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन पाएगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, और क्या बचा, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, क्लोरीन। क्लोरीन नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव के साथ, तो यहां बनेगा एक और HCl। ठीक है, क्या बचा, ये कार्बन, इस पर कोई चार्ज नहीं बचा, क्या बचे, 2 इलेक्ट्रॉन, CCl Cl। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई चार्ज नहीं है, इसके पास भी इसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन है और कोई चार्ज नहीं है। चेक कीजिए, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 और 2, 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 6। यहाँ भी 1 2, 2 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड है 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 ये 6। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 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 और चार्ज किसी पे नहीं है, सब पे 2 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये क्या कर लेंगे आपस में साझा। ये लिखा ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके, 6 इलेक्ट्रॉन इसके, ऐसे। क्रॉस वाला का बॉन्ड क्रॉस वाले के साथ, डॉट वाले का बॉन्ड डॉट वाले के साथ, ऐसे डॉट वाले का बॉन्ड डॉट वाले के साथ, और क्रॉस वाले का बॉन्ड क्रॉस वाले के साथ। क्योंकि दोनों पे 2 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दोनों के दोनों क्या कर लेंगे, आपस में 1 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेंगे। ठीक है, 1 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कितनी बार करनी पड़ेगी, 2 बार, क्योंकि 2 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो 2 सहसंयोजी का बंध बनेगी। ठीक है, ये बीच में आ गया कार्बोनिल समूह। जब कार्बन पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो इसे बोलते हैं कार्बोनिल, इसलिए इस गैस को कार्बोनिल गैस भी बोला गया। ठीक है, और इसका शुद्ध जो नाम है वो है फास्जिन। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे क्लोरोफॉर्म से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकलता है, ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेक होते हैं और ऑक्सीजन क्लोरोफॉर्म के कार्बन के साथ क्रिया करके कार्बोनिल गैस बनाता है। ये सब कुछ प्लस में है। हमें 2 COCl2 प्राप्त हो रही तो हम यहाँ 2 बार लिखेंगे, और हमें 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हो रही तो हम 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात आती है आइडोफार्म की। पौधे हैलोजन यौगिकों में आइडोफार्म भी एक महत्वपूर्ण यौगिक है। आइडोफार्म के बारे में इतना नहीं पूछा जाता, आइडोफार्म बनाने की ज्यादातर विधि पूछी जाती है, आइडोफार्म निर्माण की विधि लिखी है। ठीक है, तो विधि लिखने के लिए आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है।
अब मैं आपको बता दूं आयोडोफार्म बनाने के लिए हम लोग यहाँ जो रिएक्शन करेंगे मैकेनिज्म के साथ, ठीक है। अच्छे से थोड़ा लेंथी होगा लेकिन समझ में आना चाहिए, इसलिए एक रिएक्शन में भी आयोडोफार्म बनाया जा सकता है, उसी रिएक्शन को खोल के हम मैकेनिज्म के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें आयोडोफार्म को समझने के लिए उसका मैकेनिज्म तो खोलना पड़ेगा। आइए चलिए आयोडोफार्म बनाते हैं। ये हो गया आयोडोफार्म। अच्छा, आयोडोफार्म कैसे बनता है? आयोडोफार्म बनता है एथेनॉल के द्वारा, CH3 CH2OH, या एथेनॉल के द्वारा भी बनाया जाता है आयोडोफार्म, ठीक है। हम इसमें अलग अलग प्रकार से अभिक्रियाएं करेंगे, ठीक है, अलग अलग अभिक्रिया करेंगे और अलग अलग अभिक्रिया करके सिंगल अभिक्रिया करके नेट जो रिएक्शन होगी वो हम सबसे लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले इसकी अभिक्रिया I2 के साथ कराते हैं, तो ये प्राप्त होता है हमें CH3 CH2 प्लस 2HI। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार की अभिक्रिया है जैसे अभी अभी हमने क्लोरल अभिक्रिया करी थी, ये क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए की थी। CH3 CH, थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया, साइड में कर दो, CH3 CHHOH प्लस आयोडीन आयोडीन। देखिए आयोडीन आयोडीन दोनों बराबर है, तो हम मान लेते हैं कि भैया इस पर माइनस इस पर प्लस। अब हमें पता है ये एल्कोहल है, एल्कोहल अम्लीय प्रकृति का होता है, हम पिछले अभिक्रिया में समझ चुके हैं। अगर 6 रिएक्शन होती तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता या H2SO4 होता तब भी बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता, लेकिन ना तो यहाँ स्टार्टिंग की 6 रिएक्शनों में से कोई सी एक रिएक्शन है और ना ही यहाँ H2SO4 है, तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा क्योंकि ये अब कैसा है, अम्लीय। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, जो लेगा इलेक्ट्रॉन उस पर माइनस, जो देगा इलेक्ट्रॉन उस पर प्लस। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके अपने पास नहीं रखेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके देगा कार्बन को। जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो कार्बन पे आएगा माइनस और ऑक्सीजन पे आएगा प्लस, ये प्लस माइनस कैंसिल। बस कहने का मतलब क्या है, सीधा सीधा ये जो यहाँ का आबंध है वो आबंध कहाँ शिफ्ट हो गया, इस तरफ। यहाँ अभी सिंगल आबंध है, ठीक है। जब दूसरी बार दूसरी जगह लिखेंगे तो वहां पे क्या होगा, ये आबंध यहाँ से इस साइड मिलेगा और हाइड्रोजन पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा, आयोडीन नेगेटिव के साथ। ऐसे CH3 CH डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, प्लस में आयोडीन पॉजिटिव माइनस HI। देखिए ये वाला H पॉजिटिव, ये वाला आयोडीन नेगेटिव, ये तो निकल गया बन के, जो बन के निकल गया उसे हम यहाँ माइनस के साथ भी लिख सकते हैं और यहाँ प्लस में HI भी लिख सकते हैं, एरो। अब देखिए कार्बन पे कितना चार्ज है, माइनस चार्ज, और कार्बन के बॉन्ड चेक करो, 1 2 3 4 5 5 बॉन्ड में 10 इलेक्ट्रॉन। अब हमें इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन देगा किसको, ये मजबूत बॉन्ड है क्या, डबल बॉन्ड है, यहाँ नेगेटिविटी दोनों की इक्वल है, तो ये बॉन्ड भी थोड़ा तोड़ने में, इस बॉन्ड को भी तोड़ने में थोड़ा ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ी। कमजोर सा बॉन्ड कौन सा है, कमजोर बॉन्ड होता है हाइड्रोजन का। कार्बन अगर चाहे तो इससे इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो इसको दे भी सकता है। तो ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा कैंसिल, ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये नेगेटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव आयोडीन के साथ जुड़ेगा तो ये बनेगा हाइड्रो आयोडाइड, ऐसे प्लस में HI। तो देखिए एक HI वहां पे बना हुआ है, एक HI यहाँ पे, 2 HI हो गए, दोनों बाहर निकल गए और हमें लास्ट फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला, CH3 CH2। अब हमें क्या करना होता है, CH3 CH2 की अभिक्रिया ज्यादा मात्रा में आयोडीन के साथ करानी होती है, 3I2, ठीक है। और इसके साथ डाला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसमें 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड डाले जाएंगे, एरो। तो ये बनेगा 4 नहीं 3 डाले जाएंगे, तो ये बनेगा CI3 CHO प्लस Na। 1 मिनट,
अब हम लोग क्या करेंगे, CH3CH2 की अभिक्रिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो ये बनेगा CHCOONA प्लस H2, यहां पर निकलेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हुआ कैसे देखिए, ये बनेगा H पॉजिटिव प्लस में H नेगेटिव। हम इसका उपयोग बाद में करेंगे H नेगेटिव और H पॉजिटिव का। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं ये बना कैसे। देखिए CH3CH डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन प्लस में NaOH एरो। देखिए जब भी कहीं कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी अम्लीय प्रकृति शो करता है और यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा माइनस और हाइड्रोजन हो जाएगा पॉजिटिव। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर के करता क्या है, अपने पास तो रखेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन उसको देगा जहां पे कार्बोनिल समूह होगा। वह तो अक्सर कर ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है और उसको देता है जिसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सोडियम है, सोडियम तो खुद एक इलेक्ट्रॉन देता है तो इसको तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन लेके कार्बोनिल समूह को देगा। जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया था इस पर माइनस चार्ज आया था और जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर के कार्बन को देगा तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा कैंसिल। अब इलेक्ट्रॉन मिल किसको रहा है, मिल रहा है कार्बन को, तो इस पर आएगा माइनस चार्ज। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे माइनस H पॉजिटिव, यानी कि ये H पॉजिटिव बचा हुआ है, हमें इसका आगे किसी अभिक्रिया में उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हाइड्रोजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज नहीं हटेगा तब तक सेटिस्फाई नहीं होगा। तो यहाँ लिखते हैं CH3C हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन यहां से लिया था क्रॉस वाला, यहाँ देखिए मैंने क्रॉस लिख रखा है और यहाँ डॉट, ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन किसको मिला, कार्बन को, तो यहाँ कार्बन के पास लिखते हैं क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डॉट वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन के पास लिखते हैं डॉट वाला इलेक्ट्रॉन, ये लिखा ऑक्सीजन के पास डॉट वाला इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है Na तो ऑक्सीजन के साथ जोड़ देते हैं Na, ये हमने जोड़ दिया। ठीक है, इस प्रकार से अब कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो कार्बन पे क्या चार्ज है, माइनस। बॉन्ड चेक करो, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन हो गए ज्यादा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने के कारण अब हमें कार्बन का कोई एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, हमें पता डबल बॉन्ड को हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे, ये अभी अभी बॉन्ड बना, इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे, इस तरफ बराबर की नेगेटिविटी है तो इस तरफ भी तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो बॉन्ड ब्रेक होगा कौन सा, कमजोर बॉन्ड, कमजोर कौन है, हाइड्रोजन। तो कार्बन अपने एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा जिसके कारण हाइड्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा कैंसिल, एरो करके ये लिखा जाएगा CH3C डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। ये वाला जो ऑक्सीजन है ये ऊपर की तरफ लिखा मैंने, ठीक है, ये ऑक्सीजन मैं आगे सामने लिखूंगा ऐसे CH3COONA, माइनस में क्या बचा, H नेगेटिव, एक H पॉजिटिव है एक H नेगेटिव है, वैसे तो ये दोनों के दोनों जुड़ के H2 बन सकते हैं, लेकिन इनका अभिक्रिया में आगे जाके उपयोग होगा, इसलिए हम H पॉजिटिव और H नेगेटिव को नहीं जोड़ रहे, अभी के लिए नहीं जोड़ रहे। ठीक है, तो ये बनेगा। और अगर हम इसको जोड़ के ऐसे भी लिख दें, मैं यहाँ लिख भी दूं अगर बाद ऐसे H2 लिख दूं तो हमें इस H2 का दोबारा से उपयोग करना पड़ेगा, तब भी हाइड्रोजन टूट के H पॉजिटिव H नेगेटिव बनेगा। तो या तो इसको ऐसे ही रहने दो या फिर ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब रिएक्शन होगी तो हम उसको H2 का उपयोग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब ये बन गया सोडियम एसिटिक अम्ल। अब सोडियम एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हम दोबारा से आयोडीन के साथ करते हैं, ज्यादा मात्रा में आयोडीन के साथ करते हैं, ऐसे CH3COONA प्लस 3I2 प्लस 3NaOH,
एरो। तो यहां से हमें प्राप्त होता है CI3 COONA Na प्लस में हमें प्राप्त होगा यहाँ पे 3NaI प्लस 3H2O, ये हमें प्राप्त होगा। ठीक है, ये बन गया। अब ये बनने के पश्चात क्या होगा, ये सारा कुछ बनने के पश्चात हमें यहाँ मैकेनिज्म करना पड़ेगा, और मैकेनिज्म के लिए यहाँ स्पेस नहीं है अभी। मैं इस स्पेस को साफ कर दूं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको जल्दी से लिख लीजिए। तो मैं इसको साफ कर दूंगा, इसको साफ करके फिर हम इसका मैकेनिज्म लिखें। ले लिया स्क्रीनशॉट, कर दूं साफ, ये लीजिए। देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं साथ के साथ, कि कुछ अभिक्रियाओं में क्या होता है, इसके स्थान पे एक दूसरी अभिक्रिया की जाती है। ठीक है, इसके स्थान पे एक दूसरी अभिक्रिया की जाती है। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ उसको। ये लिखा जाएगा CH3CHO प्लस में डाला जाएगा 3Na 3I2 प्लस में 3NaOH। ये तो यहाँ पे प्राप्त होता है CI3CHO, जिसका नाम है आयोडल। ठीक है, और फिर प्लस में प्राप्त होता है 3NaI प्लस 3H2O। ये करके भी अभिक्रिया प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट ये मिस हो जाता है फिर कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बोनिल समूह के साथ अभिक्रिया करता है, तो कार्बोनिल समूह के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करके ये बनाता है, ये सोडियम एसिटिक अम्ल। ठीक है, जब हम इसकी अभिक्रिया इसके साथ करेंगे तो सोडियम एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। ठीक, लेकिन यहाँ अगर हम देखें, यहाँ पे भी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसकी एल्डिहाइड की अभिक्रिया हो रही है, एथेनॉल की अभिक्रिया हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बना है। देखिए, तो इस अभिक्रिया में मिस हो जाता है ये पार्ट। ठीक है, ये अवधारणा एक गलत प्रतिपादित या गलत सिद्ध हो जाती है कि भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड जब एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम एसिटिक अम्ल बनेगा। ये यहाँ से थोड़ा मिस हो जाता है, ये थोड़ा उल्टा हो जाता है। ठीक है, वरना बहुत सारी बुक्स में ये वाले रिएक्शन है, ये वाली है। ठीक, तो हमने तो देखिए जो मेथड हम पढ़ा रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमने सीखा है, वही हम आपको अच्छे से सिखा रहे हैं। ठीक है, एल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करी तो सोडियम एसिटिक अम्ल बना, यहाँ एक H पॉजिटिव एक H नेगेटिव मिला हमें। ठीक है, फिर हम सोडियम एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया दोबारा से आयोडाइड के साथ कराते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तो हमें ये सब प्राप्त होता है। इसका नाम है ट्राई आयोडो सोडियम एसिटिक अम्ल, ये इसका नाम है। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है 3NaI सोडियम आयोडाइड बनेगा और 3H2O 3 जल के मॉलिक्यूल है। चलिए अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। H C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ONA प्लस 3 आयोडीन एक साथ ऐसे 3I2 प्लस में 3 ही NaOH अब यहाँ हमें पता है सबसे पहले जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो होता है आयनिका बंध। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब बोलेंगे कुछ बच्चे कि भैया यहाँ पे भी तो कार्बोनिल समूह है,
अब जब यहाँ कार्बोनिल समूह है तो अब की बार क्यों नहीं यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ? तो भैया कार्बोनिल समूह के पास जब तक हाइड्रोजन होगा तब तक यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। अब कार्बोनिल समूह के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो यहां से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने के बाद अगर यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे हो कार्बोनिल समूह के साथ, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, अन्यथा ये आयनिक आबंध ही ब्रेक होगा। और ये सिर्फ आज की अभिक्रिया के लिए नहीं है, ये आगे जितने भी अभिक्रिया हम करेंगे उन सब में इस तरीके का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो इसलिए हम लोग इसको अच्छे से बता रहे हैं पहले ही। अब देखिए हमने इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड के बॉन्ड ब्रेक कर दिए, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या हुआ, आयोडीन आयोडीन, इनके बीच के बॉन्ड ब्रेक करते हैं। देखिए आयोडीन आयोडीन दोनों के दोनों इक्वल है, तो हम इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव मान सकते हैं, ठीक है। अब इनके हमने बॉन्ड ब्रेक कर दिए। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद यहां पर चेक कीजिए, ये जो आयोडीन नेगेटिव है ये Na के साथ जुड़ेगा, ऐसे Na पॉजिटिव आयोडीन नेगेटिव, ऐसे ये Na पॉजिटिव आयोडीन नेगेटिव, ऐसे ये Na पॉजिटिव और आयोडीन नेगेटिव, तो ये भी ऐसे ही जुड़ेगा और ये भी ऐसे ही जुड़ेगा। ये जुड़ के तीनों क्या बनेंगे, 3Na, 3 सोडियम आयोडाइड बाहर। अब क्या बचा, O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव, O नेगेटिव के साथ ज्यादातर कौन जुड़ता है, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव कहाँ मिलेगा हमें, H पॉजिटिव मिलेगा यहाँ, तो भैया हमें H पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट है। कार्बन की नेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसके कारण कार्बन क्या करेगा, तीनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा। एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो 1 माइनस, और तीनों से इलेक्ट्रॉन लेगा तो 3 माइनस, और हाइड्रोजन पे क्या है चार्ज, सभी पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन पॉजिटिव OH नेगेटिव, एक H2O, हाइड्रोजन पॉजिटिव OH नेगेटिव, दूसरा H2O, हाइड्रोजन पॉजिटिव OH नेगेटिव, तीसरा H2O, देन यहाँ पे निकलेगा 3H2O। हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी समूह के साथ बाहर, सोडियम आयोडीन समूह के साथ बाहर, सोडियम आयोडाइड बन गया। बचा क्या, कार्बन नेगेटिव आयोडीन पॉजिटिव, तो ये एक कार्बन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन Na, ये थोड़ा यहाँ पे लिख दूं ताकि अच्छे, 3NaI प्लस 3H2O, ऐसे। देखिए कार्बन 3 नेगेटिव, कार्बन 3 नेगेटिव के साथ कौन जुड़ेगा, 3 पॉजिटिव आयोडीन आयोडीन आयोडीन, तीनों के तीनों आयोडीन कार्बन के साथ जुड़े जा सकते हैं, ये बन गया, ठीक है। इसका नाम ट्राई आयोडो सोडियम एसिटिक अम्ल। अब हमें ट्राई आयोडो सोडियम एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया दोबारा से, मैंने बोला था हमारे पास क्या बचा हुआ है, H2, मैंने बोला था कि H पॉजिटिव H नेगेटिव लिखा रहने दो, ये H2 के रूप में लिख लो। इनको लिखने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, H2 के साथ रिएक्शन करके दिखानी पड़ेगी, हाँ भैया ऐसे, C, ये कार्बन आयोडीन आयोडीन, ये आयोडीन, C डबल बॉन्ड O Na प्लस H, मैंने इसको H2 के फॉर्म में लिखा है, देखो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख देते हैं H2, ठीक है, ऐसे ये लिख लिया। अब ये लिखने के बाद यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। अब आयोडीन की नेगेटिविटी होती है ज्यादा, जिसके कारण आयोडीन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये वाला आयोडीन भी ऐसे ही करेगा, ये वाला आयोडीन भी ऐसे ही करेगा, जिसके कारण कार्बन को क्या लगेगा कि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इसके इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहे, ये आयोडीन। जैसे ही इसे पता चलेगा कि भैया मेरे ऊपर प्रेशर है, मेरे इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, तो ये अगले कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसमें आएगा माइनस और इसमें आएगा प्लस, माइनस वाले के साथ जुड़ेगा हाइड्रोजन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाले के साथ जुड़ेगा हाइड्रोजन नेगेटिव, तो ये बनेगा C आयोडीन आयोडीन आयोडीन
और ये हाइड्रोजन प्लस H पॉजिटिव C डबल बॉन्ड O Na, ये बने। अब इस अभिक्रिया को यहां पर लिखने के लिए स्पेस नहीं है, ठीक है, तो मैं इस अभिक्रिया को कहा लिखूं, मैं लिख सकता हूं यहीं पे थोड़ा यहां से करके, ठीक है, मैं इसे हाइड्रोजन पॉजिटिव को यहां से थोड़ा सा छोटा करके लिख रहा हूं और मैं यहां लिख दूंगा ऐसे I3 COONA प्लस H2 एरो I3 प्लस HCOON, ये बन के हो गया तैयार, ठीक है। इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, ये और ये सेम है तो इसका नाम ये यहां से, मतलब आपके पास तो स्पेस होगा, आप यहां पर इसका नाम सोडियम फॉर्मेट लिख लेना, ठीक है। और ये बन के तैयार हो गया हमारा आइडोफार्म। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसकी नेट अभिक्रिया लिखता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट, कर दूं क्लीन? तो देखिए नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन क्या होता है? नेट रिएक्शन वो होता है जो हमने इस तरफ प्रोडक्ट डाले हैं, जो भी चीज में डाले हैं, और जो बन के यहाँ तैयार हुआ है, जो हमने डाला है वो इस तरफ लिखेंगे एरो के इस साइड, और जो बन के प्राप्त हुआ है वो उसको लिखेंगे इस साइड। एक बात और, नेट रिएक्शन लिखते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो चीज एक बार बन गई अगर हमने उसका दोबारा से उपयोग किया है, जिस चीज का दोबारा से उपयोग होगा उसको हमें नेट अभिक्रिया में नहीं लिखना। देखिए CH3 से H2 हमने स्टार्टिंग में डाला था, तो CH3 CH2OH लिखा जाएगा प्लस में। टोटल आयोडीन चेक करो कितने डालने गए, एक यहाँ पे, 3 यहाँ पे, कितने हो गए? 4, 4I2 प्लस में और क्या डाला गया? एक NaOH, 3 NaOH, कितने हो गए? 4 NaOH, 4 NaOH, ये NaOH डाले गए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये देखिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तो बना था अभिक्रिया में, इसका हमने दोबारा से यूज किया, तो हम एल्डिहाइड को यहाँ नेट रिएक्शन में नहीं लिखेंगे, यानी कि एथेनॉल को नहीं लिखेंगे। और क्या बना था? देखिए ये H2 भी बना हुआ है अभिक्रिया में, लेकिन इसका दोबारा से उपयोग किया गया तो ये नहीं लिखा जाएगा। और अब बस जो प्रोडक्ट बना वो लिखेंगे, तो यहाँ से लिखते हुए चलेंगे। देखिए एक तो लास्ट रिएक्शन ये बना हमारे पास CHI3, एक बना HCOONE, ये बना और ये बना, ठीक है, ये लास्ट प्रोडक्ट है, ये लिख के जाएंगे। इसके बाद और क्या बना? एरो के बाद वाली चीज देखिए, 3H2 3I, ये बना 3NaI भी बना भैया, प्लस में 3H2O भी बना, ये बना था, लेकिन इसका हमने दोबारा से उपयोग किया तो हम इसे नहीं लिखेंगे। इसमें देखो हाइड्रोजन भी बना था H2, लेकिन हमने इसका भी उपयोग किया दोबारा से, तो हम H2 को भी नहीं लिखेंगे। CH3COON ये बना था, इसका भी हमने दोबारा से उपयोग कर रखा, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। ये CH3CH3 ये बना था, इसका भी हमने दोबारा से उपयोग किया, तो ये भी नहीं लिखेंगे। 2HI एक बार बन गया, दोबारा उपयोग नहीं हुआ, तो ये लिखा जाएगा 2HI, ये बना। ये होती है कंप्लीट रिएक्शन, जिसको नेट रिएक्शन कहा जाता है। अब आपको जब पूछा जाएगा कि आइडोफार्म बनाइए, तो आइडोफार्म बनाने के लिए आपको केवल और केवल आपको 1 या 2 नंबर में, 2 या 3 नंबर में, या फिर इस तरीके से पता जाएगा कि आइडोफार्म बनाएंगे तो आपको ये वाली अभिक्रिया करनी है बस।
ठीक है, ये अभिक्रिया करनी है और इसकी परिभाषा लिखनी है। कैसे, क्या क्या इसमें यूज होगा, इसमें यूज होगा एथेनॉल, आयोडीन, आयोडीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और प्राप्त क्या हो रहा, आयोडो फार्म। बस, बाकी सब चीजों के नाम तो हम लिख सकते हैं, लेकिन उन सबके लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें केवल और केवल मेन प्रोडक्ट लिखना है। इसका नाम हमने अभी लिखा था सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। इसका सोडियम आयोडाइड, ये जल, और ये हाइड्रो आयोडाइड। परिभाषा कैसे बनेगी, एथेनॉल की अभिक्रिया आयोडीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर आयोडोफार्म प्राप्त होता है, इस तरीके से। ठीक है, कभी कभी प्रश्न में यह पूछ लिया जाता है कि एल्डिहाइड के द्वारा या एथेनॉल के द्वारा आयोडोफार्म का निर्माण करो, तो फिर क्या होगा, देखिए एल्डिहाइड ये लिखा हुआ है, अगर एल्डिहाइड के द्वारा हमसे बोला गया एल्डिहाइड के द्वारा आयोडोफार्म का निर्माण करो, तो फिर ये जो ऊपर की एक रिएक्शन है ये कट हो जाती है, ये कट हो जाती है। एथेनॉल से कार्य चलता है, एथेनॉल मतलब एल्डिहाइड, यहां से कार्य चलता है, और जब यहां से कार्य चलता है तो देखिए नेट रिएक्शन क्या बनती है, CH3CH2। यहां के बाद कितने आयोडीन यूज हुए, 3, तो प्लस में 3 आयोडीन प्लस कितने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज हुए, 1 और 3 ये, तो यहाँ पर जितने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज हुए उतने ये डाल लेंगे 4NaOH। प्राप्त क्या क्या हुआ वो सब लिखेंगे, एक तो हमें CHI3 प्राप्त होगा, एक हमें HCOONA प्राप्त होगा, और 3 जल के मॉलिक्यूल 3H2O प्लस और 3NaI, ये सब प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें हमें प्राप्त क्या नहीं हुआ, क्या बच गया, हाइड्रो आयोडाइड। हाइड्रो आयोडाइड क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि जब हमें रिएक्शन यहां से स्टार्ट करें तो हाइड्रो आयोडाइड क्यों लिखें, आगे बात समझ। अगर हमारे से पूछा जा रहा है एथेनॉल के द्वारा हाइड्रोकार्बन तो ये, और पूछा जा रहा है एथेनॉल के द्वारा हाइड्रोकार्बन तो ये, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसके इनपुट नहीं है। तो भैया पॉली हैलोजन यौगिक तो समाप्त हो गए, वह चैप्टर पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है, चैप्टर में कुछ बचा नहीं है। अब बचे हैं तो चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। लेकिन इस वीडियो में अभी कुछ बच्चे बोलते हैं कि भैया एक फ्रैगलेंट रिएक्शन है, एक स्टेज ऑफ नियम है, वो पेपर अनसोल्ड में मतलब इसमें क्वेश्चन बैंक में आता है, लेकिन पेपर में कभी कभी पूछा जाता है, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। लेकिन कुछ बच्चे जो टॉपर होते हैं वो बोलते हैं कि भैया स्टेज ऑफ रिएक्शन भी करवाओ, स्टेज ऑफ नियम भी करवाओ, और फ्रैगलेंट अभिक्रिया भी करवाओ, तो बिल्कुल दोनों सिंपल है, पहले हो चुकी है एक एक बार, हम इसको करते हैं दोबारा से। ठीक है, थोड़ा सा परिवर्तन है, जो फ्रैगलेंट अभिक्रिया है वो बिल्कुल वोल्टेज अभिक्रिया की तरह है। ठीक है, बस उसमें सोडियम धातु की जगह जिंक धातु का उपयोग किया जाएगा, और स्टेज ऑफ जो नियम है वो बिल्कुल विलोपन अभिक्रिया है। तो देखिए विलोपन अभिक्रिया मतलब हैलाइड का हटाना, बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम इसको समझा देते हैं। फ्रैगलेंट अभिक्रिया, जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराते हैं तो फ्रैगलेंट अभिक्रिया बनती है, और हमें उत्पाद के रूप में एल्कीन प्राप्त होता है, CH2 CH2 CH3 प्लस में ZnCl2। ये स्टेज ऑफ रिएक्शन होगा कैसे, CH3 CH2 Cl CH3 CH2 Cl प्लस में Z है, एक Z से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो इस पे आता है 2 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ क्लोरीन और कार्बन के बीच के बॉन्ड ब्रेक, ये माइनस ये प्लस, और ये कार्बन प्लस, ये क्लोरीन नेगेटिव Zn पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, ये क्लोरीन नेगेटिव Zn पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, तो ये बनेगा ZnCl2, एक Zn पे 2 क्लोरीन। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ Zn से निकला वो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा कार्बन के, वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा कार्बन पॉजिटिव को,
ये इलेक्ट्रॉन भी कार्बन पॉजिटिव को मिलेगा। जब पॉजिटिव कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन मिला इस कार्बन को, ये इलेक्ट्रॉन बचेगा। ऐसे इस कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन बचेगा। मैं यहां लिख देता हूँ एरो करके, CH3 CH2 एक इलेक्ट्रॉन, CH3 CH2 एक इलेक्ट्रॉन। हम लोगों को पता है कि हाइड्रोजन ऊपर और नीचे जुड़ा होता है, दो हाइड्रोजन है, एक ऊपर एक नीचे। ऐसे ही ये हाइड्रोजन भी ऊपर और नीचे जुड़ा हुआ है, हमें पता है, ठीक है। या मैं इसको ऐसे लिखूं, ये देख मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो ये इलेक्ट्रॉन बचा ना कार्बन के पास, ये इलेक्ट्रॉन बचे ना, ना तो इसके पास कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, ना नीचे वाले कार्बन के पास कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है। चेक कीजिए कितने मोल, 1 2 3 मोल, 3 मोल में 6 इलेक्ट्रॉन और एक ये 7 इलेक्ट्रॉन। ऐसे यहाँ भी चेक कीजिए, 1 2 3 3 मोल, 3 मोल में 6 इलेक्ट्रॉन और 7वां ये रहा। इसके पास नीचे वाले के पास एक की कमी है, ऊपर वाले के पास एक की कमी है, तो दोनों क्या करेंगे आपस में साझा। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, ये बन के तैयार। ये है फ्रैक्लेंड अभिक्रिया। परिभाषा कैसे लिखी जाएगी, ये क्या है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराई जाती है तो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रैक्लेंड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। प्राप्त एल्केन में हमें कार्बनों की संख्या क्या होती है, डबल प्राप्त होती है। तो बस नियम बिल्कुल वही है वोल्टेज अभिक्रिया की तरह, बस वोल्टेज अभिक्रिया में जिंक की जगह सोडियम का उपयोग किया गया है। परिभाषा भी वही बनेगी, ठीक है। अब आते हैं स्टेजअप रूल पे। स्टेजअप रूल जो है वो बताता है कि CH3 CH2 CH2, हम बीच वाले पे जोड़ गए, ये Cl CH3। अगर इस तरीके से किसी कार्बन श्रृंखला में बीच में हैलाइड जुड़ा हुआ है और हम इसका विलोपन अभिक्रिया करें, KOH OL एल्कोहलिक की उपस्थिति में विलोपन अभिक्रिया करें, तो इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक बनता है CH3, ऐसे नहीं, ऐसे करता हूं, एक बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और एक बनता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, प्लस में निकलेगा अब देखिए इस अभिक्रिया से दोनों प्रोडक्ट प्राप्त करे जा सकते हैं। इसमें बताया गया है ये 80% प्राप्त होगा और ये 20%। निचले वाला 20% प्राप्त क्यों होगा, ये विलोपन अभिक्रिया है। विलोपन अभिक्रिया में हमने बताया था, विलोपन अभिक्रिया में ये अल्फा कार्बन होता है, ये बीटा कार्बन होता है, ये बीटा कार्बन होता है, ठीक है। आप जिस बीटा का यूज चाहे उस बीटा का यूज कर सकते हैं। इसका यूज करना चाहे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा। विलोपन अभिक्रिया में अल्फा कार्बन से हैलाइड तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। आप इस बीटा का यूज करोगे तो यहाँ से अल्फा से हैलाइड हटेगा, बीटा से हाइड्रोजन हटेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। अब स्टेजअप भाई साहब ने ये बताया कि जहां sp2 संकृत कार्बन के पश्चात एल्किल समूह जुड़े होते हैं वो अभिक्रिया ज्यादा होती है, ठीक है, वो उत्पाद ज्यादा प्राप्त होते हैं। जैसे ये sp2 संकृत कार्बन है, sp2 मतलब द्विआबंधित कार्बन। द्विआबंधित कार्बन के पश्चात जब एल्किल समूह जुड़ता है तो ये प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, ठीक है। यहाँ द्विआबंधित कार्बन के बाद एक मैथिल ग्रुप, यहाँ भी द्विआबंधित कार्बन के बाद एक मैथिल ग्रुप, तो ये प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। और जहां sp2 संकृत कार्बन के पश्चात मैथिल ग्रुप ना हो सकता हो वो प्रोडक्ट कम बनता है, यानी कि वो उत्पाद कम बनता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इस बीटा का यूज करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये हो जाएगा sp2 संकृत कार्बन। अब sp2 संकृत कार्बन के पश्चात एक भी मैथिल ग्रुप नहीं है इस साइड, जब इसके पास मैथिल ग्रुप नहीं है तो ये प्रोडक्ट कम बनेगा, ठीक। ये प्रोडक्ट कम बनेगा तो ये लिखा गया 20%, ठीक। जब हम ये अभिक्रिया करेंगे, ये अभिक्रिया करते टाइम हमें 80% चांस ब्यूट टू इन प्राप्त होने के चांस रहेंगे, ठीक है। और 20% चांस होंगे ब्यूट 1 इन प्राप्त होने के। ऊपर वाला ब्यूट 2 इन, नीचे वाला ब्यूट 1 इन। ब्यूट 1 इन कम प्राप्त होगा क्योंकि इसमें sp2 के पश्चात मैथिल ग्रुप नहीं होता।
और ये ब्यूट 2 ज्यादा प्राप्त होगा क्योंकि इसमें 80 इसमें sp2 संकरित कार्बन के पश्चात क्या है, मैथिल ग्रुप है। ये स्टेज ऑफ नियम है। तो स्टेज ऑफ नियम की मैं परिभाषा बोल देता हूँ एक बार। जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं या अभिकृत करते हैं तो हमें ऐसा उत्पाद प्राप्त होता है जिसमें sp2 संकरित कार्बन के पश्चात एक एक एल्किल समूह उपस्थित हो। ठीक है, एक एक एल्किल समूह उपस्थित हो। इस प्रकार के पदार्थ की अभिक्रिया में बनने की 80% संभावना ज्यादा होती है तथा स्टेजअप नियम के अनुसार जी इसी प्रकार की अभिक्रिया में यदि sp2 संकरित कार्बन के पश्चात मैथिल ग्रुप ना हो तो इस प्रकार के पदार्थ के उत्पाद के बनने की संभावना 20% होती है। यही स्टेजअप नियम है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब मैं आपको बता दूं, आज हमारा चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक, और वे जो क्वेश्चन हम कराएंगे वो एक ही वीडियो में पूरा कंट्रोल होगा। एक वीडियो में ही एक वीडियो बनाई जाएगी, उसमें ही सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। पूरे चैप्टर का निचोड़ होगा। ठीक है, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पहले आते हैं या आगे आने वाले सालों में है, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन बैंक में अनसोल्ड में जहाँ भी होते हैं, इस चैप्टर के सारे टोटल क्वेश्चन हम एक वीडियो में करेंगे। दूसरा हम इसमें करेंगे कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस होते हैं एक चीज को दूसरी चीज में रूपांतरित करना। हम उसको आपको तरीका बताएंगे कैसे कन्वर्जन को समझना है, IUPAC नेम को कैसे देख करके लिखना है और उससे कन्वर्जन को कैसे समझना है। ठीक है, ये सब बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। आप लोग अगली वीडियो को देखने से पहले हमारी जितनी भी बेसिक वीडियो है वो सब देखिए। ठीक है, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई है वो देखिए, सारी बनाने की विधियां, एल्किल हैलाइड की भी, हैलोएरिन की भी। एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण भी पढ़िए, हैलोएरिन के रासायनिक गुण भी पढ़िए। ठीक है, सब कुछ अच्छे से तैयार कीजिए, उसके बाद आप लोग वो वीडियो देखिए। अगर आप लोग ये सब पिछली बेसिक वीडियो को देख के, ठीक है, नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है उसको देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा और पेपर में आप एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम उसमें अच्छे से तैयारी कराएंगे जितने भी क्वेश्चन होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और शेयर जरूर कीजिएगा आप अपने दोस्तों को और सभी फ्रेंड्स में जितने भी आपके सर्कल में है सबको शेयर कीजिए। जल्दी ही केमिस्ट्री हम इस चैनल पर पूरी की पूरी अपलोड करेंगे। थैंक यू।